चलिए देखिए यहाँ लाइव दिखा पा रहा है। चलिए आप सबका स्वागत है बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिटेल सॉल्यूशन में। हम बिहार दरोगा में अब तक पूछे गए प्रश्नों का डिटेल सॉल्यूशन देखने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही हम आपको यह प्रयास कर रहे हैं कि आप सीखिए कि पढ़ना कैसे है। किस तरह से कोई टॉपिक आता है तो क्वेश्चन को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, साथ ही क्या है क्वेश्चन हम टॉपिक को कैसे निकालते हैं। तो इसी दिशा में क्या है कि अभी तक हम कितना सब्जेक्ट देख चुके हैं। पॉलिटी देख चुके हैं और आपका विविध देख चुके हैं पूरा। उसमें आपका सोशोलॉजी वगैरह सब उसमें डाल दिए थे, इंक्लूड कर दिए थे। वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह भी शायद इंक्लूड हुआ था। वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। ये चलिए ठीक था। उसके अलावा क्या है कि आपका इसके पहले विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल हो चुका है। अच्छा, इसमें हम ऐसा नहीं कि एक क्लास में खत्म कर रहे हैं, कम से कम क्या है कि 6 से 7 क्लास चल रहा है ताकि आपको इस रिलेटेड जितना क्वेश्चन आ सकता है सारा बने। तो आज हम क्या लिए हैं, इकोनॉमिक्स लिए हैं। आज इकोनॉमिक्स शुरू हो रहा है। इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो 100 क्वेश्चन के आसपास पूछा गया है। बिहार दुर्गा में अभी तक 100 के आसपास क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन हम डील करेंगे तो कम से कम क्या है 6-7 लेसन आएगा। 2-2 घंटा 3-3 घंटा का 6-7 लेसन आएगा। ऐसे में हम आपको बताने का प्रयास करें इकोनॉमिक्स पढ़ना कैसे है। इस तरह से क्वेश्चन आया तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितना हो सकता है सब एक जगह। तो बुक में भी उस तरह से प्रयास किए हैं और डिटेल सॉल्यूशन में जो छूट गया बुक में यहाँ पर आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए। अच्छा, ये वीडियो जो है आपका यूट्यूब पर भी डाला जाएगा, तो जो स्टूडेंट आप इसको बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन में इनरोल होना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है द सिलेक्शन गुरु है। और वहां पर देखिए कीमत आपका 699 रुपया है। लेकिन वहां पर PYQ 250 कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको 250 रुपया क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो मात्र 449 रुपया में हो जाएगा। ठीक है ना। आप जितना भी बिहार दरोगा के लिए कोर्स वगैरह किए होंगे उससे ज्यादा यहाँ पर क्या करेगा, आपको बेनिफिट करेगा। ठीक है ना, चलिए। बाकी क्या है कि यहाँ पर आते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत होगा तो यहाँ पर देखिए नंबर नीचे चलते रहता है, इस पर आप बात कर लीजिएगा, वहां से समस्या का समाधान हो जाएगा। RS राम जी मॉर्निंग वाला भी क्लास चल रहा है, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। तो बाद में क्लास को वहां पर शेड्यूल कर दिया जाएगा आपको। ठीक ना। अभी हम टेक्निकल टीम से बात कर रहे हैं, जो भी समस्या हो रहा है उसका समाधान कर दिया जाएगा ना। चलिए यहाँ पर आते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स में क्या है, आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2008 में कि बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर है 2011 के जनगणना के अनुसार। और समझिएगा क्या है। अभी क्या है कि 2000 क्या चल रहा है, आपको 11 चल रहा है। ठीक ना। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा गया 2001 के जनगणना के अनुसार। तो क्या इसका आंसर याद करना है, तो इसका जवाब है नहीं। तो पहले समझिए ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपको, जनगणना से। क्या जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि किसी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया, जितना इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है सारा दिया गया है। तो पहले मोटा मोटे को समझाने का प्रयास करते हैं इसको पढ़ना कैसे है। पहले तो क्या है कि हमको समझना है कि टॉपिक क्या है। तो देखिए टॉपिक लिखा गया है क्या है, बिहार एवं भारत की जनगणना। मतलब क्या समझना, पहले देखिए हमारे यहाँ जनगणना की बात करते हैं तो देखिए मनुष्य का भी जनगणना किया जाता है। ठीक ना। जानवर वगैरह का जनगणना किया जाता है, बाघ का भी जनगणना किया जाता है, अलग अलग चीज की जनगणना किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो हम जनगणना समझने वाले हैं, ये जो मनुष्य का जनगणना किया जाता है प्रत्येक 10 साल पर उस पर। ठीक ना। तो सबसे पहले बात करते हैं जनगणना। क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, जनगणना की बात करते हैं। जनगणना, जनगणना इसका मतलब होता है सेंसस। क्या होता है, सेंसस होता है। पहले समझिए, ये जनगणना जो होता है ये कौन सूची का विषय है, कि कौन सूची का है, केंद्र सूची का। केंद्र सूची का विषय है। मतलब केंद्र सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है, तो इस पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार। तो मतलब अगला क्वेश्चन पूछेगा कि जनगणना कराने का जिम्मेवारी राज्य सरकार का है, केंद्र सरकार का है। तो केंद्र सरकार का। जनगणना किस सूची का विषय है, केंद्र सूची का। जैसे हम आपको संविधान पढ़ा रहे थे, बताए थे 3 तरह का सूची होता है, संघ सूची, राज्य सूची, समर्थित सूची। संघ सूची के विषय पर कानून संघ बनाता है, तो यही हम संघ सूची का विषय है। तो कानून कौन बनाएगा, यहाँ पर संघ बनाएगा। क्लियर हो गया। एक है जनगणना, एक होता है जनसंख्या नियंत्रण। क्या होता है, जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण को बोलते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल। होता है ना कि लगातार जनसंख्या बढ़ रहा है, संसाधन कम है। मैंने समझी क्या, पैसा आपको 50 रुपया है, आप लेकिन कहे कि 5 6 10 को जन्मा दिए, तो वहां समस्या तो आना ही है ना। तो हमारे यहाँ क्या, संसाधन कम है, जनसंख्या बढ़ रहा है, तो जनसंख्या के ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं तो ये कौन सा विषय का है, समवर्ती सूची का है।
किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची। तो देखिए, संघ सूची रहेगा तो उस पर कानून केवल कौन बनाएगा? केंद्र सरकार या संघ बनाएगा। राज सूची रहेगा तो समान अवस्था में क्या बनाता है? राज बनाता है। और समवर्ती में दोनों बनाता है, संघ और राज दोनों। लेकिन जब उस मतलब राज बनेले है, अगर संघ बना देगा तो लागू किसका होगा? संघ वाला लागू होगा। तो मतलब कि जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर आपको कानून दोनों बना सकता है, संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों बना सकता है, केंद्रीय सरकार राज्य सरकार दोनों बना सकता है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण क्या है? समवर्ती सूची का विषय है। ये दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि जनगणना है केंद्र सूची का विषय, केंद्र कानून बनाता है। और जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है, कौन कानून बनाता है? दोनों बना सकता है। अगला बात करते हैं। अब हमारे यहाँ जनसंख्या जनगणना की बात करते हैं। जनगणना का हमारे यहाँ शुरुआत कब हुआ था? तो हमारे यहाँ 1872 में, 1872 में हमारे यहाँ सबसे पहले क्या हुआ कि जनगणना का शुरुआत किया गया। और उस समय भारत शासक कौन थे? लॉर्ड मेयो। देखिए, हमारे देश पे क्या था कि अंग्रेज आके शासन कर रहे थे, ठीक ना? तो उस समय जो शासक थे, क्या नाम था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो। भारत में प्रथम बार जनगणना किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ, 1872 में, ठीक ना? फिर क्या हुआ कि हमारे यहाँ एक शासक बन गया जिनका नाम था लॉर्ड रिपन। उनको भारत का सबसे उदार शासक कहा जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री में बताएंगे कि भारत का सबसे उदार शासक क्यों कहा जाता है। फिलहाल जानिए कि लॉर्ड रिपन को भारत का सबसे उदार शासक कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इनको कहा था कि भारत के सबसे उदार शासक है, भारत का सबसे लिबरल शासक है। तो इनके समय में क्या हुआ? 1881 में क्या हुआ? फिर से क्या हुआ कि जनगणना करवाया गया, जनगणना करवाया गया। और इसके बाद बोला क्या गया, ठीक ना, कि अब क्या होगा? हमारे यहाँ नियमित जनगणना होगा। क्या होगा? नियमित जनगणना होगा, नियमित जनगणना होगा, जनगणना होगा। एक मिनट, नियमित जनगणना होगा, नियमित। और यहाँ से क्या हुआ कि 10 कितना वर्ष का वो निर्धारण हुआ? 10 वर्ष का। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुआ? 1881 से। फिर पूछेगा कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल से शुरू हुआ? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन। अगला पूछेगा कि हमारे यहाँ कितने वर्ष पर नियमित जनगणना होता है? 10 वर्ष पर। कितने वर्ष पर? 10 वर्ष पर। यही क्वेश्चन की हमारे यहाँ जो नियमित जनगणना का शुरुआत हुआ है लॉर्ड रिपन के समय में हुआ है। ये पॉइंट अब क्लियर हो गया। अब देखिए, अब क्या होता है कि 10-10 साल पर जनगणना होते रहता है, 10-10 साल पर, है ना? अब समझिए क्या है कि भारत आजाद होगा, भारत में जनगणना हुआ। तो आजाद हुआ 47 में, तो भारत में आजादी के बाद पहला जनगणना कब हुआ होगा? 1951 में। बाबू, 1951 में हुआ होगा, ठीक है ना? अब फिर जो लेटेस्ट जनगणना हमारे हुआ कब हुआ? 2011 में हुआ। 2021 में जनगणना होने वाला था, 10 साल पर हमारे यहाँ जनगणना होता है। लेकिन 21 में क्या हुआ कि आपका कोविड-19 वगैरह आ गया। इस कारण से क्या हुआ कि उसको पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक ना? तो अभी तक देखा जाए तो भारत में क्या है कि टोटल कितना है? 15 बार, कितना बार? 15 बार जनगणना किया गया है। और आजादी के बाद कितना बार? 7 बार। मतलब टोटल देखिएगा यहाँ से तो कितना? 15 बार। और आजादी के बाद कितना? 7 बार। कितना आपको? 7 बार किया गया है, ठीक है ना? अब जो आपका 2021 में जो होगा, मतलब इसका जो किया जाएगा, ठीक है ना? अभी तो 24 चल रहा है, मतलब इसका अभी नहीं हुआ है, होगा तो वो कितना हो जाएगा? 16वां हो जाएगा। और स्वतंत्र भारत में क्या हो जाएगा? 8वां हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये तो हो गया बेसिक इसके बारे में। इसके अलावा कुछ और आपको पूछेगा। देखिए, 1900 क्या हुआ? 11 से 1911 से 1921 के बीच क्या हो गया? जनगणना बढ़ने के बजाय घट गया। क्या हो गया? घट घट गया। इसको बोलते हैं महाविभाजक वर्ष। क्या बोलते हैं? महाविभाजक वर्ष। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 1911 के बीच, 1911 से 21 के बीच हमारे जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गया, तो बोलते हैं महाविभाजक वर्ष। तो समझिए कि 1951 में क्या हुआ? 1951 में क्या हुआ कि हमारा जनसंख्या जिस वृद्धि से बढ़ रहा था उसमें थोड़ा सा कमी देखा गया। मतलब जिस ग्रोथ रेट से बढ़ रहा था उसमें थोड़ा सा कमी देखा गया। समझ में गए ना? तो इसको बोलते हैं लघु विभाजक। क्या बोलते हैं? ये हो गया महाविभाजक, ये क्या हो गया? लघु विभाजक हो गया। समझ में गए ना? और जनगणना से क्या क्या, ये तो बेसिक इतना पता होना चाहिए। और भी चीज आपका नोट्स में लिखा गया है, अभी हम समझाने का प्रयास करेंगे पढ़ना कैसे है। इसके अलावा क्या कि बिहार के जनगणना आप भारत के जनगणना पढ़ना है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? ठीक ना? सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ है? सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? कम से कम 1 2 3 तक पता होना चाहिए, 1 2 3 तक पता होना चाहिए। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? चलिए, तो अब यहाँ पर क्या आता है, आपको नोट्स के अनुसार बताने का प्रयास करते हैं। आइए, सबसे पहले कि बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर है? तो साक्षरता दर मतलब क्या कि यहाँ पर पता होना चाहिए कि भारत में साक्षरता दर में सबसे आगे कौन है, सबसे कम साक्षरता कहाँ है? तो हमारे यहाँ जो केरला है, ये भारत के यहाँ पर जो केरल राज्य है,
तो साक्षरता में सबसे आगे है, जबकि बिहार क्या है, सबसे क्या है, आपको पिछड़ा हुआ है। अब यहाँ पर 2011 2001 वाला पूछता है, तो इसको ये आपको याद नहीं करना है। तो यहाँ साफ-साफ लिखा है कि बिहार में साक्षरता 2011 के जनगणना के अनुसार 47.53% था। लेकिन यहाँ लिखल है कि नोट 2011 के जनगणना पर फोकस कीजिएगा, 2001 हमारे लिए महत्वपूर्ण अब नहीं है। तो जो भी याद करना है, आपको 2011 वाला याद करना है। ये लेटेस्ट जनगणना आ जाएगा, तो फिर हमको उस पर क्या करना है, फोकस करने का प्रयास करना है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आते हैं। 2011 के जनगणना पर फोकस कीजिएगा, तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के जो जनगणना था, मतलब साक्षरता दर था, वो क्या था आपका 61.80, ये रटने वाला चीज़ है बाबू। और एक और चीज़, इसका कॉस्ट बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा है। आप जनगणना से देखिएगा ना, बार-बार, मतलब जनगणना से बता रहे हैं, कम से कम 10 बार क्वेश्चन पूछ लिया होगा। ज़्यादा बार बता रहे हैं, ये तो कम ही बता रहे हैं। 10 बार से ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछ लिया जनगणना से, आगे देखिएगा। तो कितना 61 पॉइंट कितना हो गया 80, और पुरुष कितना 71, कितना हो गया 71.20, और महिला कितना आपका इतना। इसको याद करने का तरीका बताता है, देखिए। पूरा भारत को यहाँ रख दीजिए, मतलब पूरा बिहार को यहाँ रख दीजिए। 61 के आसपास क्या है कि आपका साक्षरता दर बिहार का है, ठीक है? पुरुष थोड़ा ज़्यादा पढ़ा होगा, महिला थोड़ा कम। तो यहाँ 71 क्या हो जाएगा पुरुष, और महिला कितना 51। मतलब क्या 51, 61, 71, 61 हो गया एवरेज, है ना? पूरा को एवरेज निकालेंगे तो। अब पुरुष हो गया 71, अब महिला हो गया 51 हो गया। इतना आपको मोटा-मोटी याद होना चाहिए, मोटा-मोटी, लेकिन आपको पूरा का पूरा डाटा पता होना चाहिए, पूरा का पूरा। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा डाटा के साथ आएगा, पॉइंट के साथ आएगा। तो बाकी तो ये रटना पड़ेगा, ये तो रटने वाला चीज़, कांसेप्ट तो कुछ है नहीं। तो बस याद कर लीजिए इतना, ठीक है? आगे आते हैं। इसके अलावा क्या है कि इसमें क्या है कि जो साक्षरता दर है, इसमें संशोधन कुछ किया गया है। तो संशोधन के अनुसार क्या निकल के आया है कि बिहार का जो साक्षरता है कितना है आपका 63.82%। तो वहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा 2011 का जनगणना का इस्तेमाल कर रहा है या बोल रहा है कि संशोधित जनगणना का। अगर 2011 पूछेगा तो आपको इसके साथ जाना है, अगर संशोधित पूछेगा तो इसके साथ आपको जाना है। 63 यहाँ हो गया, जबकि 73 यहाँ पर हो गया। क्या बोले यहाँ पर आपको कितना हो गया, 73 पॉइंट कितना हो गया 39 हो गया। अब महिला 53 हो गया, तो यहाँ भी हो गया, देख रहे हैं कुछ हो गया 63, 73, 53। यहाँ क्या था 51, 61, 71, यहाँ क्या है आपका 53, 63, 73। ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाला अगर राज्य की बात करते हैं तो केरल क्या है, आपको 2011 के जनगणना के अनुसार लगभग वहाँ का 94% जनसंख्या क्या है आपको साक्षर है, ठीक ना? तो 93 पॉइंट क्या है 91% है। आगे चलिएगा। न्यूनतम जनसंख्या दर, न्यूनतम साक्षरता दर वाला कौन हो गया आपका बिहार है, वही चीज लिखा हुआ। आगे चलिए। अब देखिए वही जो बताया वही यहाँ पर पूरा आपको कहानी बताया गया है। फिर जनगणना का इतिहास समझते हैं। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में क्या हुआ, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुआ। भारत में नियमित जनगणना, अनियमित वो जानते हैं एक और शब्द क्या इस्तेमाल कर सकता है, दशकीय जनगणना। दशकीय मतलब ना 10 साल पर। तो दशकीय जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ। फिर अगला क्या है कि 1881 की जनगणना भारत में पहली पूर्ण जनगणना था, ठीक ना? तो मतलब भारत में 1872 में जो जनगणना किया गया था ना, पूरा एरिया को इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन जो 1872 में जनगणना किया गया, पूरा एरिया को इंक्लूड किया गया। तो मतलब कि 1872 में क्या बोले, 1872 में आपका आंशिक जनगणना था। 1800, हाँ 1872 में आंशिक, 1881 में पूर्ण जनगणना, वही चीज लिखल है। वर्तमान में हमारे देश में कितना वर्ष पर होता है, 10 वर्ष पर होता है। अब देखिए जो जनगणना करवाया जाता है, क्या कहा, महारजिस्ट्रार एंड जनगणना आयुक्त का कार्यालय, गृह मंत्रालय। मतलब क्या पूछेगा, कौन सा मिनिस्ट्री द्वारा जनगणना करवाया जाता है, गृह मंत्रालय या होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत करवाया जाता है। कौन करवाता है, तो महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त। चलिए आगे चलते हैं। जनगणना किस सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। मतलब हेकरा ऊपर कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगा, राज्य सरकार नहीं। जबकि जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, समर्थित सूची का विषय है, और इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। आगे चलिएगा। वर्तमान जनगणना का कार्य होता है, ये जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत होता है। तो डीप में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे यहाँ जो जनगणना होता है किस अधिनियम के तहत होता है, तो जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधान के तहत होता है। अगला चलिए, क्या भारत दुनिया का पहला देश बना था जो 1952 में परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया। परिवार नियोजन का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग, देखिए तो यहाँ समझिए, हम भी आपको मेंस नहीं पढ़ा रहे हैं कि बिहार का पिछड़ने का कारण बता रहे हैं कि वो कारण बताएंगे कि कारण नहीं, कारण नहीं, कारण, है ना? ये हम बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, बात समझिएगा। जो पढ़ना हो तो पढ़वे नहीं करते हैं आप लोग। बिहार के जनगणना का सबसे बड़ा कारण क्या नहीं दिखा, अशिक्षा है, जमीन कम है, जनसंख्या ज्यादा है, एक औकात है 2 बच्चा पाले के या 12 बच्चा पैदा कर ले हैं।
एकदम बकरी ऐसा तो का होगा, गरीबी ना रहोगे। और भी बहुत सारा रीजन है, बताएंगे जब बताना रहेगा तो, ठीक ना। फिलहाल यहाँ पर समझिए दोस्त जो बताना चाहते हैं। कहाँ चल गया, यहाँ ना, हाँ। देखिए, फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि शादी ब्याह हुआ है ना, हम कब बच्चा चाहिए, कब बच्चा आपको नहीं चाहिए, कितना बच्चा चाहिए कितना बच्चा नहीं चाहिए, इसको बोलते हैं फैमिली प्लानिंग, है ना। ये नहीं कि भाई क्या आ रहा है, शायद भगवान के दिन है, क्या पता अगला बार प्रधानमंत्री आ जाए, इसको फैमिली प्लानिंग नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। फैमिली प्लानिंग को लागू करने वाला भारत देश का पहला विश्व का पहला देश था, कब 1952 में। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आगे चलिएगा। देखिए इसमें जितना क्वेश्चन है बहुत अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। 1900 देखिए क्या हुआ, 11 से 21 के बीच ऐसा साल था, ऐसा 10 वर्षीय दशक था, मतलब जिसमें जनसंख्या क्या हुआ कि बाबू 0.31% से क्या हो गया, घट गया। क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ रहा था, यहाँ पर क्या हो गया, घट गया। तो नहीं लग रहा कि भाई ये को बढ़ रहा था अचानक से घट गया, तो विभाजक वर्ष नहीं हो गया। तो इसीलिए बोलते हैं आपको 1911 की जनगणना का क्या बोलते हैं, आपका विभाजक वर्ष। मतलब 1911 से 21 के दशक क्या है, एक ऐसा दशक है इसमें जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गया, तो इसको बोलते हैं महाविभाजक। हालांकि 1921 के बाद क्या हुआ, लगातार वृद्धि हो रहा है, अभी भी वृद्धि हो रहा है। तब बोले क्या सर, बोले कि 51 में क्या होगा, जनसंख्या घट गया, नहीं, जिस रेट से बढ़ रहा था ना उस रेट से क्या हो गया, घट गया। माने बढ़ तो रहबे कर रहा है, लेकिन समझिए कि हर साल 10 चल रहे हैं रोड पर, एक की स्पीड में चल रहे थे 10 मीटर पर सेकंड, अब क्या हुआ है कि 3 मीटर पर सेकंड से चलने लगे। तो आखिर आपका तो बढ़िया रहा ना, दूर दूरी तो कुछ तय कीजिएगा, लेकिन स्पीड क्या हो गया, कम हो गया। तो 51 में ही देखा गया कि जिस रेट से बढ़ रहा था उस रेट से क्या हो गया, कमी हो गया। तो इसीलिए बोलते हैं उसको लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। वही चीज यहाँ पर लिखल है, ये लिखल है ना जी। 1921 के जनगणना को भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में द ग्रेट डिवाइड या महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, जबकि 1951 के जनगणना को बोलते हैं कुछ लघु विभाजक वर्ष। लघु विभाजक, 1921 वाला महाविभाजक, 1951 वाला लघु विभाजक। चलिए, और 1951 के जनसंख्या को क्या बोलते हैं, विस्फोटक भी बोलते हैं, क्योंकि जानते हैं, अब देखिए भले स्पीड से कम किया, लेकिन जानते हैं उस दौरान फिर भी बहुत जनसंख्या बढ़ा था, ठीक ना। मतलब हर साल बढ़ा था, मतलब समझिए अभी तक जनसंख्या क्या है कि आपको 50,000 था, वो बढ़ गया 1 लाख, समझ में ना। तो इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं आपको, विस्फोटक वर्ष भी क्या बोलते हैं, विस्फोटक वर्ष। तो क्या क्या बोले, 21 के जनगणना को बोलते हैं महान विभाजक वर्ष, 51 को बोलते हैं कोची लघु विभाजक, अबलस क्या किसको बोलते हैं कोची, विस्फोटक वर्ष भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इस 10 वर्ष के अवधि में जानते हैं टोटल क्या 781 लाख जनसंख्या बढ़ाते, पूछेगा नहीं पूछेगा। चलिए आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना देश का कुल 15वां जनगणना था, और स्वतंत्र भारत के माह 7वां, क्या था, 7वां था। 16वीं जनगणना 2021 में होने वाला था, ठीक है, लेकिन नहीं हुआ, कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया। लेकिन समझिएगा यह देश की पहली डिजिटल जनगणना होगा, मतलब इसमें कॉपी कलम का इस्तेमाल नहीं होगा। पहले लिखा जाता था ना कॉपी कॉपी कलम से, अब क्या होगा, लैपटॉप वगैरह टैब रहेगा, उसमें क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। तो यह क्या होगा, प्रथम डिजिटल जनगणना होगा, ठीक है ना। इसमें चाहे तो आप खुद से भी आप डाल सकते हैं डाटा को, तो मतलब क्या, स्वगणना का भी प्रावधान इसमें होगा। आगे चलते हैं। एक और क्या होता है ना, कि सामाजिक और आर्थिक क्या होता है, जातिगत जनगणना होता है। तो देखिए भारत में सबसे पहले बोल सकते हैं कि 1931 में, कब, 1931 में, मतलब बोल सकते हैं कि सबसे पहले कब, 1931 में हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि 2011 में आयोजित किया गया था, लेकिन इसका डाटा नहीं बताया गया, इसका डाटा नहीं बताया गया था। बाकी मेन जनगणना का डाटा आपको बताया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि जातिगत जनगणना सबसे पहले कब हुआ था, 1931 में हुआ था। भारत में जातिगत जनगणना कराने वाला बिहार क्या है, पहला राज्य है। बिहार पहला राज्य है। अब समझिएगा क्वेश्चन यहाँ से क्या आएगा, बिहार में जनगणना हुआ है ना जातिगत ना, क्वेश्चन भी आ सकता है कि सब मतलब डाटा को बताइए किसका जनसंख्या ज्यादा है। जातिगत मतलब क्या, जाति का भी याद रखना है, प्लस फॉरवर्ड का बैकवर्ड का जो भी है ना, प्लस कौन जाति सबसे ज्यादा जनसंख्या है, किस जाति का जनसंख्या क्या है, ये सब क्वेश्चन आपको डाटा देकर के पूछ सकता है, ठीक है ना। पहला स्थान पर कौन है, दूसरा पर कौन है, तीसरा पर कौन है, पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, और अभी जानते हैं इलेक्शन का समय है, कर्पूरी ठाकुर का भारत रत्न दिया गया है, ठीक ना। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से बाबू पूछ सकता है रिलेट करके। हाँ, अब कुछ और आइए। देश में जानते हैं हमारे यहाँ जनसंख्या नीति लागू किया गया 2000 में। तो पूछा कि भारत में जनसंख्या नीति कब लागू किया गया था, 2000 में लागू किया गया। भाई जनसंख्या नीति के तहत, पॉपुलेशन पॉलिसी के तहत यह लक्ष्य रखा गया था कि 2045 तक अपनी जनसंख्या को स्थिर कर देना है। 2045 तक क्या करना है, जनसंख्या को अपना स्थिर कर देना है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, ये समझ में आ गया ना। अगला है क्या, कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, इसकी स्थापना 2000 में किया गया था। मतलब समझिए जनसंख्या नीति 2000 में लाया गया, अब 45 तक जनसंख्या को स्टेबल करने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है ना।
फिर क्या बोले कि आपको जनसंख्या आयोग जो बनाया गया, 2000 में ही बनाया गया था। आगे चलिएगा। भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं, इसका क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। किसका? आपका जनसंख्या आयोग का। जबकि नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं, क्या होते हैं आपको? इसका उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है ना? आप समझिएगा, यहाँ पर एक नीति आयोग शब्द आया, तो आपको नीति आयोग के बारे में क्या करना है? पढ़ना है। नीति आयोग से भी क्वेश्चन आता है। नीति आयोग, योजना आयोग और प्लस क्या बोले, आपका राष्ट्रीय विकास परिषद, उन तीनों को एक साथ क्या करना है? रिलेट करके आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए, अब देखिए, जैसे हम बोले क्या कि हम चाहते हैं क्या कि जनसंख्या स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पर दो टर्म समझना है। एक समझना है क्या, आपका टीएफआर, क्या वो टीएफआर है, टीएफआर। इसका फुल फॉर्म होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब क्या? इसको हिंदी में बोलते हैं कुल प्रजनन दर। इसका मतलब क्या होता है? एक महिला अपने जीवन काल में जितना बच्चा देती है, उस औसत को बोलते हैं टीएफआर। समझ में ना? मतलब एक महिला समझिए 5 बच्चा दिया, एक महिला 4 बच्चा, एक महिला 3 बच्चा, 5 प्लस 4 प्लस 3 और डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 को है ना, तो यहाँ के 5 4 9 3 12, 12/3 तो कितना हो गया? 4। तो ये फर्टिलिटी रेट कितना आ गया? 4। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक महिला क्या है कि भाई 9 बच्चा दे दिया, तो इसको कितना से डिवाइड करें? 4 से डिवाइड करेंगे ना, क्यों? क्योंकि 4 को है ना। तो बोलिए कितना हो गया? 5 4 3 7 5 12, 12 9, 12 9 21, 21/4 तो कितना हो गया? 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है ना? मतलब 5.2 के आसपास आ जाएगा। तो मतलब टोटल फर्टिलिटी कितना हो गया? 5.2 हो गया। अब समझना क्या, ये आपका भारत है। तो भारत में देखिए, उत्तर भारत की बात करते हैं, इसका जनसंख्या बढ़ रहा है, टोटल फर्टिलिटी कुल प्रजनन दर क्या है? ज्यादा है। जबकि दक्षिण में क्या है कि इन्होंने जनसंख्या को कंट्रोल किया है और कई विकसित देश की श्रेणी में आ दिया है। मतलब कि जनसंख्या यहाँ बढ़ बा उतना स्पीड से नहीं रहा। ठीक है? तो मतलब कि जो उत्तर भारत में जानते क्या होता है? गरीबी ज्यादा है। गरीबी ज्यादा है तो वहां पर क्या होता है? जनसंख्या ज्यादा रहता है। गरीब आदमी के पास है संसाधन कम, लेकिन और 10 को बच्चा पैदा कर ले। अमीर आदमी क्या है? सोचता है कि एक को बाल बच्चा रहेगा, उसी को बढ़िया से पढ़ाई लिखाएंगे। लेकिन गरीब सोचता है कि चलो भाई, जे को रहेगा, जे वो कमाएगा, सब भगवान आ रहा है। नहीं, क्या पता अगला बार प्रधानमंत्री आ जाए, आप थे से आवेद, है ना? तो ये रहता है थोड़ा सा एटीट्यूड वहां के। तो देखिए, टीएफआर समझ में आ गया, टोटल फर्टिलिटी रेट। एक महिला अपने जीवन काल में जितना औसत बच्चा को जन्म देती है, उसको बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। अगला है आपको कोची बाबू, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी या रिप्लेसमेंट रेट। देखिए, अगर कोई महिला, अगर मतलब भारत में बात करते हैं, अगर महिला 0.1 बच्चा को जन्म देती है, 2.1, लेकिन ऐसा 2 चाहे 1 है ना जी, 2.1 कुछ ही, चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4 है ना। 2 मतलब एवरेज की बात करते हैं, एवरेज सबके निकालिएगा। तो अगर 2.1 बच्चा को जन्म देती है एक महिला, तो जनसंख्या स्टेबल रहेगा। स्टेबल मतलब क्या है कि न जनसंख्या बढ़ेगा न जनसंख्या क्या होगा? घटेगा। समझ में गए ना? तो पूछता है कि आपको जनसंख्या को स्टेबल रखने से, हम बोले कि 2045 तक हमारा लक्ष्य था जनसंख्या को स्टेबल रखने का, कब स्टेबल हो पाएगा? मतलब कि स्टेबल रहना, बढ़ेगा ना घटेगा? तो ये जब 2.1 बच्चा को जन्म देगा तब। तो इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट रेट बोलते हैं, प्रतिस्थापन दर बोलते हैं। जबकि इसको बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। ये दोनों समझ में आया कि नहीं आया? बस वही चीज लिखल है। ये पूछ सकता है कितना होना चाहिए रिप्लेसमेंट रेट? 2.1 होना चाहिए। अब यहाँ पर लिख ले कि नोट, जनगणना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसको बढ़िया से पढ़िएगा। हालांकि हमने जनसंख्या को बाबू जनगणना को बता दिया है, लेकिन 2011 वाला जनगणना भारत का, बिहार का, आपका काम है पढ़ना। ठीक ना? बाकी समय मिलेगा तो हम भी बताएंगे। आगे चलिए। अब फिर पूछता है, देखिए, बिहार दुर्गा हमको और चीज क्या देखा गया कि सिमिलर टॉपिक से एक से अधिक क्वेश्चन आता है। देखिए, जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया है, फिर जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया है कि 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में कुल कितनी जनसंख्या है। तो अभी क्या क्वेश्चन आ सकता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल कितनी जनसंख्या है, भारत में कुल कितनी जनसंख्या है। तो मतलब ई वाला आंसर आपको याद नहीं करना है। आपको ऐसे यहाँ पर आंसर तो हम दिल ही है, लेकिन ये आपको याद नहीं करना है। आपको याद करना है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितना है। तो कितना है? 10,40,99,452। तो बोलिए कि पूरा का पूरा याद करना है कि 10,40,00,000 काम चल जाएगा। तो इसका जवाब है नहीं, काम चलेगा। आपको पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार के एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको पूरा क्वेश्चन आपको आएगा। तो 10,40,99,452, 10,40,99,452, 3 बार 4 बार बोलिएगा, अपने आप क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। आगे चलिएगा। अब समझिए क्या है, बिहार का जनगणना इतना मानी है ना?
लेकिन इसके पास जमीन क्या है, कम है, तब भाई बोझ तो पड़े हुए करेगा। तो यहाँ पर जानते हैं क्या है, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व। इसका मतलब क्या होता है, जनसंख्या घनत्व, इसका अंग्रेजी होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। मतलब कि एक वर्ग किलोमीटर में, यहाँ एक वर्ग किलोमीटर एरिया क्षेत्रफल है, वहां पर कितना आदमी रह रहा है, एक वर्ग किलोमीटर में कितना आदमी रह रहा है, उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। एग्जाम्पल के लिए एक समझिए ये रूम है, ये रूम में क्या है कि आपका 150 बच्चा के बैठने की जगह है, ठीक ना। अगर हम 500 बैठे हैं एक बार, एक और बैठे हैं कितना, 20 आदमी के, ठीक ना। कौन मामला में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है और कौन में कम है, जहां बच्चा ज्यादा है तो जनसंख्या घनत्व क्या है, अधिक है, ठीक ना। तो वहां समस्या है कि नहीं आएगा, यहाँ 150 के जगह बच्चा का बैठे की जगह 500 बैठे हैं, तो हवा का समस्या आएगा, और पेशाब करके समस्या आएगा, हजार समस्या आएगा। तो कई सारा समस्या का जड़ क्या होता है, जनसंख्या होता है। जनसंख्या ज्यादा है तो बेसिक सुविधा का क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा, तो गरीबी तो रहेगा ही नहीं रहेगा, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या जनसंख्या घनत्व क्या है, बिहार में क्या है, पूरे देखिए ऐसे देखिए, अगर पूछेगा ना, देखिए 2 3 क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व अगर राज्य में पूछेगा, हमारे यहाँ 28 राज्य है, कितना 28 राज्य है, तो 28 राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, बिहार का है। और कितना है, 1106 है, एक वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रह रहा है। जबकि आपका देखिए ये भारत हो गया, ईस्ट साइड की बात करते हैं, ये जो पूर्वोत्तर भारत है, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश भी आपको दिखाई देता है, यहाँ पर मात्र कितना 17, एक वर्ग किलोमीटर में मात्र कितना है, 17 व्यक्ति रह रहा है, जबकि हमारा 1106 रह रहा है। अगर आपको केंद्र शासित प्रदेश सब राज्य मिला दीजिएगा तो दिल्ली का, किसका बाबू, दिल्ली का, दिल्ली का, मतलब राज्य पूछेगा तो बिहार का है। अगर सबको मिला देगा, राज्य केंद्र शासित प्रदेश किसका है, दिल्ली का है। लेकिन अगर कोई शहर पूछेगा, कोई शहर पूछेगा, ठीक है ना, खाली शहर, तो वहां पर मुंबई कुछ हो जाएगा, मुंबई। बड़े कहा दिल्ली शहर नहीं है, दिल्ली शहर के जनसंख्या घनत्व के अनुसार, शहर के अनुसार देखिएगा ना, तो चौथा स्थान पाता है। कितना स्थान पाता है, चौथा पा, पहला पर मुंबई, दूसरा पर कलकत्ता। यही क्वेश्चन पूछले है एक एग्जाम में, कि जनसंख्या घनत्व के मामले में दूसरा बड़ा कौन शहर है, कौन है, कलकत्ता है। पहला पर मुंबई, दूसरा पर कोलकाता, ठीक ना, और तीसरा पर शायद चेन्नई है, ठीक ना, और चौथा पर हो गया आपको दिल्ली हो गया। देखिए कंफ्यूजन यहाँ पर होगा, लेकिन समझा देते हैं फिर से। देखिए पूरा राज्य, हमारे 28 राज्य है, तो 28 राज्य में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है बिहार का 1106 है, ठीक ना। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है, 17 को मात्र है प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर यही पूछेगा कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य सबको मिला दीजिए, तो किसका हो जाएगा, दिल्ली का, 11,000 के आसपास है लगभग, ठीक है ना, 11,000 के आसपास है वहां पर, ठीक है। अब अगर हम यही बोलेंगे शहर में, तो शहर में कहा, मुंबई, यहाँ पर 50,000 से भी ज्यादा आदमी रह रहा है प्रति वर्ग किलोमीटर में, समझेगा ना, मतलब बहुत ज्यादा रह रहा है। तो शहर पूछेगा तो कुछ हो जाएगा आपको, मुंबई हो जाएगा। राज्य पूछेगा तो बिहार हो जाएगा, और सब केंद्र शासित प्रदेश वगैरह मिलाकर पूछेगा तो दिल्ली हो जाएगा। राज्य केंद्र शासित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो दिल्ली हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं हो रहा अब, चलिए आगे आते हैं। यहाँ लिख ले ही बाबू, लीजिए बगले में लिख ले, कि टेंशन क्या ले रहे हैं, सब डाटा अपडेटेड है, हो गया ना। अब यहाँ पर लिखा है कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, दिल्ली का है। और यहाँ 2011 के जनगणना के अनुसार समझिए क्या है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला शहर कुछ हो गया, पहला मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा चेन्नई, चौथा दिल्ली। यही क्वेश्चन देखिए पूछ ले, भारत में दूसरा सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन है। एक कुछ था, आपका एओ जूनियर एग्जीक्यूटिव का एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो दूसरा कुछ हो जाएगा वो कोलकाता। आपको चारों याद करना है, क्या वो चारों, कंजूसाई मत कीजिएगा। चलिए, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है, 918 है। तो बिहार का, भारत का, दोनों जगह का लिंगानुपात आपको पता होना चाहिए। इस टॉपिक से समझ में आ रहा है कितना क्वेश्चन निकल रहा है, आगे बढ़िए। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब देखिए पहले तो 2 3 क्वेश्चन है पूछता था, इस बार तो 14 क्वेश्चन पूछा है, मतलब कि अब इकोनॉमिक्स पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला है कि कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत योगदान है। अब देखिए जानते हैं, जब एग्जाम देने जाइएगा ना, उस समय डाटा आप अपडेट करके जाइएगा। जब भी बजट आता है तो उसमें बताया जाता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है ना, इकोनॉमिक सर्वे, तो उसमें पूरा रहता है कितना अकाउंट क्षेत्र से आया। पहले समझिए कि जीडीपी मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में कहिए ना, कि देखिए ये आपका जो हम देखिए आगे के लेसन, आगे के आगे जो स्लाइड आएगा ना, उसमें जीडीपी के बारे में हम चर्चा करेंगे, मोटा मोटी बताते हैं कि समझिए। ये मान लीजिए आपका यहाँ क्या ही भारत है, भारत में इतना रुपया आ रहा है, इतना रुपया आ रहा है, इतना रुपया है।
तो कौन जगह से कितना कितना आ रहा है। तो देखिए, हमारे यहाँ इकोनॉमी में तीन तरह के मुख्य रूप से सेक्टर होता है। कितना होता है? तीन तरह का। एक को बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, को सेकेंडरी, और को बोलते हैं टर्शियरी। हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। लिख दे पूरा, क्या लिख देते हैं, सुनिएगा। क्या बोले? प्राइमरी सेक्टर, एक बोलते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी सेक्टर, एक बोलते हैं टर्शियरी, टर्शियरी। इसको हिंदी बोलेंगे प्राथमिक, क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, और फिर क्या बोलते हैं? तृतीय क्षेत्र। आप समझिए प्राथमिक मतलब क्या होता है। जो भी है, पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है क्या है? एक्टिविटी कुछ करना, कुछ कीजिए, ये सब एक्टिविटी है। लेकिन जो एक्टिविटी करके आप पैसा कमाते हैं वो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे आप गाना गाते हैं, कुछ नहीं मिल रहा है तो खाली एक्टिविटी है। लेकिन गाना गा रहे हैं, आप रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल दे रहे हैं, उससे पैसा आ रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। आप अपना बाल बच्चा को पढ़ा रहे हैं, कुछ पैसा नहीं कमा रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। लेकिन आप, हाँ, यहाँ हम पढ़ा रहे हैं, आपसे पैसा ले रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। घर में महिला अपना खाना बना रही है, पैसा नहीं मिल रहा है, मिलता है जी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, खाली एक्टिविटी है। लेकिन होटल खोल दिया, आप पैसा मिल रहा है, वो हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो काम करके आपको पैसा मिलता है वो सब काम होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो किस पर निर्भर है? प्राकृतिक संसाधन पर। क्या वो प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर है, नेचुरल चीज पर, नेचुरल रिसोर्स पर, उसको बोलते हैं प्राथमिक एक्टिविटी। जैसे एग्जांपल के लिए, आप खेती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कृषि कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कृषि कर रहे हैं। तो कृषि वाला काम जमीन पर हो रहा है, जमीन से सोना निकाल रहे हैं जमीन से खनिज निकाल रहे हैं। मतलब क्या बोले? खनिज निकाल रहे हैं, खनिज। तो खनिज को आप बनाए हैं? रैप बनाए हैं खनिज के? नहीं, ये प्राकृतिक बना है, उस पर हम काम कर रहे हैं। ये क्या हो गया? आपको प्राइमरी सेक्टर हो गया। पशुपालन कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, दूध बना रहे हैं, दूध दूध रहे हैं, ये सब कहाँ गया? यहाँ आ जाएगा। मतलब ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो प्राकृतिक संसाधन के ऊपर क्या है? निर्भर है ना। इसमें ज्यादा मूल्य नहीं होता है। आलू रोप रहे हो, कुछ ही मूल्य है जी, लेकिन आलू काट के चिप्स बनाइए, मूल्य होता है। दूध दूध लिए 25-30 रुपया 50 रुपये किलो मिलता है जी, आपका छेना बनाइए 500 रुपये किलो, इसे अगर कंठल रहेगा छेना, अब 500 रुपये किलो। समझे ना। तो ये बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो प्रकृति के ऊपर निर्भर है उसे बोलते हैं कुछ आपको प्राइमरी सेक्टर। जैसे बोले कुछ कृषि हो गया, खनिज हो गया, खनन हो गया, पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, अंडा पालन, ये सब क्या हो गया आपको? प्राइमरी सेक्टर में आ गया। कोई दिक्कत? अब हमारे यहाँ चूंकि कृषि इसमें मुख्य रूप से होता है, इसीलिए प्राइमरी सेक्टर को इंडिया में बोलते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर या कृषि क्षेत्र कहा जाता है। कोई दिक्कत? तो कृषि कहाँ जाएगा? प्राइमरी में। अब यहाँ का चीज को क्या करना है? वैल्यू को बढ़ा देना है। वैल्यू क्या करना है? बढ़ाना है। मतलब समझिए, यहाँ मिट्टी लिए, मिट्टी मिट्टी मिट्टी, तो मिट्टी क्या हो गया? प्राइमरी सेक्टर। लेकिन मिट्टी के बना दिया खिलौना, क्या बना दिया? खिलौना। उसका मूल्य बढ़ा दिए, खनिज को निकाले और खनिज को बना दिए लोहा स्टील वगैरह बना दिए। समझ ना। मतलब यहाँ का चीज को यहाँ पर मूल्य बढ़ा दिया जाता है। और यहाँ पर देखा जाए तो मुख्य रूप से क्या होता है? आपको विनिर्माण, क्या विनिर्माण, कि विनिर्माण को बोलते हैं निर्माण, अंग्रेजी बोलते हैं मैन्युफैक्चर। क्या? मैन्युफैक्चर। कंपनी वगैरह जो भी खुलता है ना, सब कहाँ आता है? यहाँ पर आता है। आप क्या किए कि यहाँ समझिए ईंट बनाए, जमीन, मतलब यहाँ समझिए क्या है कि आप जमीन से मिट्टी निकाले, तो मिट्टी निकाल रहे हैं तो यहाँ आ गया। मीट को क्या किया है? मिट्टी को क्या किया है? ईंटा बना दिया है, उसको निर्माण किया ना। तो ईंट कहाँ जाएगा? भट्ठा वगैरह यहाँ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ठीक ना। खिलौना हो गया, कंपनी वगैरह जो खुलता है, सब कहाँ जाएगा? आवाज टकरा रहा हो। आप लोग ऑनलाइन वाला बच्चा बताइएगा, आप लोग का आवाज नहीं टकरा रहा है? बताइएगा दोस्त। यहाँ समझे ईंट बनाए ना, ना यहाँ से दिखा था। ठीक है। हाँ, तो क्या बोले कि सेकेंडरी सेक्टर को भारत में क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहा जाता है। अब आते हैं तृतीय क्षेत्र। देखिए, समझना क्या होता है। यहाँ से क्या हुआ कि मिट्टी से यहाँ पर कुछ बनाए, ईंट बनाया, ईंट बना दिए। अब ईंट को कहीं भेजना है, यहाँ पर घर बन रहा है, तो एगो ड्राइवर साहब चलाने वाला, है ना, एगो भाटा पर लिखे वाला मैनेजर साहब, है ना,
ये सब लिखे पढ़े वाला काम है, वो कोई वस्तु ना दे रहा है जी, वो तो आपको सेवा दे रहा है। समझ में क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है। तो ये क्या आता है, टर्सरी सेक्टर में क्या आता है? सेवा आता है। ठीक है, एक होता है वस्तु, एक होता है सेवा। वस्तु मतलब क्या है कि सामान आपको मिलेगा, उसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। जैसे आपको अमरूद हम दिए, ये वस्तु है। किताब दिए, वस्तु हो गया। लेकिन हम पढ़ा रहे हैं, ये वस्तु नहीं है, क्या है? सेवा है। डॉक्टर आकर अपना सेवा दे रहा है, देख रहा है इसे हाथ करके, है ना? क्या है? आपको सेवा दे रहा है। तो डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह सब क्या सेवा देता है, वहां पर वस्तु नहीं मिलता है। तो सेवा क्षेत्र थोड़ा महंगा होता है। क्या होता है? महंगा होता है। और सेवा क्षेत्र में काम करने के लिए क्या है कि आपको अलग तरह के अनुभव चाहिए। फैक्ट्री में काम करने के लिए कोई कमा सकता है ना? लेकिन पढ़ाने के लिए बाबू क्या है, कोई नहीं तो पढ़ा सकता है। अलग तरह का स्किल चाहिए, है कि नहीं? बाल काटना भी क्या है? सेवा ही है। सैलून वगैरह वो सब क्या है? सेवा है। सब कोई बाल नहीं काट सकता है, उसके लिए अलग तरह क्या है? स्किल कर सकता है। उतारी जाएगा कोई कोड़ सकता है, उसमें ज्यादा स्किल कर सकता नहीं है कोई, घुस जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वस्तु और सेवा का मतलब समझ में आया? वस्तु मतलब कि आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। लेकिन सेवा को खाली फील कर सकते हैं कि हाँ पढ़ रहे हैं, जान गए हैं, बस यही। इसको छीन के हम से भाग नहीं सकते हैं आप। तो यहाँ पर होता है क्या? हाँ, महसूस करो। वाह रे बहादुर, क्या है? महसूस करो। तो तृतीय क्षेत्र में क्या होता है? इसको हम बोलते हैं बाबू सेवा। क्या बोलते हैं? सेवा। तो हम तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? तो प्राइमरी सेक्टर बाबू प्राकृतिक संसाधन के ऊपर निर्भर है, जैसे कृषि हो गया, खनन हो गया, खनिज पशुपालन वगैरह हो गया। सेकेंडरी सेक्टर में हमारे यहाँ विनिर्माण होता है, कंपनी वगैरह खुलता है, तो इसको हम विनिर्माण क्षेत्र भी बोल सकते हैं। और तृतीय क्षेत्र में क्या होता है? सेवा होता है। ठीक ना? आप समझिएगा। कोई भी इकोनॉमी शुरू होता है ना, तो यहाँ शुरू होता है। कहाँ से? यहाँ शुरू होता है। अब बढ़ते बढ़ते यहाँ की ओर जाता है। ठीक ना? अब अगला क्वेश्चन पूछेगा, जैसे अभी मान लीजिए 100 रुपया आ रहा है ना, 100 रुपया आ रहा है, तो 100 का 100 रुपया शुरू में यहीं से आता है। लेकिन जैसी इकोनॉमी बढ़ता है तो फिर यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। तो सुनिए, क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे जैसे कोई इकोनॉमी का विकास करता है, उसमें किसका योगदान बढ़ते जाता है? तो देखिए, तृतीय क्षेत्र अभी शुरुआती में बात करते हैं, 100 रुपया आ रहा, तो 100 रुपया शुरू यहीं से, अगर इकोनॉमी लो है तब। लेकिन विकसित इकोनॉमी करेगा तो इसका योगदान घटेगा और इसका योगदान क्या होगा? बढ़ेगा। तो जैसे जैसे कोई इकोनॉमी विकास करता है, प्राथमिक क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? घटता है। कृषि वगैरह का घटता है, और आपका सेवा क्षेत्र का बढ़ता है। ये क्वेश्चन न जाने कितने बार पूछा गया है कि हाँ, विकसित देश का पहचान क्या होता है कि वहां इस क्षेत्र में जो ज्यादा लोग लग रहे होते हैं, सेवा क्षेत्र में किसान वगैरह वहां पर कम होते हैं। ठीक है ना? तो मतलब क्या है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकास करता है, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटता है इकोनॉमी में, ठीक ना, जीडीपी वगैरह में। और तृतीय क्षेत्र क्या होता है? बढ़ता है। आप समझिए हुआ कि हमारे साथ समस्या कि सब देश इसके बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ जाता है। हमने क्या किया है कि यहाँ के बाद यहाँ चला गया है। सीढ़ी पर आप चढ़ रहे हैं, आप बीच वाला छोड़ दिए। मतलब हमारे यहाँ देखते हैं, बिहार की बात है, देखिए ना, यहाँ क्या है? या तो लेबर है, या तो क्या है, आईएएस है। नहीं, बीच में कंपनी है कहाँ? चाहे तो लेबर ही कर रहे हैं, या तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। बीच में फैक्ट्री वगैरह है? नहीं है। इंडिया में, पूरा इंडिया की ही समस्या है कि हम चाहे तो ये है और चाहे तो ये है। ठीक ना? बीच वाला हमने ध्यान नहीं दिया। चाइना यही काम किया। चाइना का किया, अपना इस सेक्टर का किया है, चाइना अपना मजबूत कर लिया है। ठीक ना? देखते हैं, लिखा था मेड इन चाइना, कुछ लीजिए मेड इन चाइना। दीपावली हो तो दीपो आ रहा था मेड इन चाइना। सब क्या है? मेड इन चाइना। क्या सर? नहीं नहीं, यहाँ पर हम क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ता है, किसका योगदान घटता है? इस सबका योगदान घटेगा, और इसका क्या होगा? बढ़ेगा। इसका भी घटेगा, मतलब पहले ई, इसके बाद ई, इसके बाद ई, सबसे ज्यादा ई होगा। तो हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब वर्तमान जो हमारा करंट गवर्नमेंट है, उसका फोकस यही है, इस पर निर्माण किया जाए। ठीक ना? तो कंपनी वगैरह कब खुलेगा? जब कंपनी को खोलने का माहौल दीजिएगा था ना। ये पता लगेगा कल आज 20% टैक्स लग रहा है, और जब कमाए लगा तो बोले कि नहीं 50%, तो भागिए ना जगह जी। तो उसको उस तरह का माहौल देना क्या है? जरूरी है। पहले समझ में आ गया ना? तो आप समझिए क्या है। हाँ, अरे तक देखिए, सब देश में सब रहता है, वो भूखे रहेगा, ये चावल दाल नहीं उपजाएगा। लेकिन वहां चावल दाल उपजाएगा तो वहां जानते हैं जनसंख्या कम वगैरह है, तो वहां पर एक आदमी का 50 बीघा खेत है। ठीक ना? मतलब है भी, तो यहाँ पर क्या कम लोग लगा हुआ है, 10%, 5% लोग लगा हुआ है। देखिए ना, हमको डाटा को मोटा मोटा समझाने का प्रयास करो, समझिएगा। देखिए, पहले समझिए क्या, पहले क्या था कि 100 आदमी है, ठीक ना, आई 100 रुपया कमा रहा है। तो शुरुआती में जब कहीं देश की इकोनॉमी शुरू होता है, तो एग्रीकल्चर शुरू होता है, तो 100 रुपया 100 आदमी मिले कमा रहा है। ठीक ना? फिर समय बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं, हसुआ बन रहा है तो कुछ बन रहा है तो कुछ होगा, तो ये सभी काम होना शुरू हो जाएगा। तो अभी क्या होगा कि सारा का सारा जो लोग है, कुछ निकल के यहाँ से यहाँ काम करने चला जाएगा। ठीक ना? फिर समय आएगा तो कुछ लोग यहाँ से यहाँ काम करने चला जाएगा। तब वर्तमान में समझिए क्या होता है कि देखिए, जैसे
शुरू में बात करता 100 रुपया आ रहा है, 100 आदमी कमा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। समय और बढ़ेगा क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ से समझे ना कि जैसे जैसे क्या होता है, इकोनॉमी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर समझिए क्या है कि हमारा जो जनसंख्या है, मतलब 100 रुपया आप कमा रहा है, तो 100 रुपया जो हम कमा रहे हैं ना, समझिएगा 100 रुपया कमा रहा है, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, समझिए क्या हुआ कि अब क्या है कि यहाँ पर आदमी तो ज्यादा लगल है अभी, लेकिन इसका काम मतलब इसमें योगदान क्या हो गया, कम गया। मतलब कि पहले समझिए क्या है, समझाने के लिए कि पहले क्या है कि 80 रुपया प्राइमरी सेक्टर से आ रहा था, अब कितना आ रहा है, 20 रुपया आ रहा है प्राइमरी सेक्टर से, जबकि आदमी अभी उतना ही लगल है, तनी मनी कम हुआ है। समझ में आ रहा ना। इसको यहाँ पर देखिए ना, डाटा है, उस डाटा के अनुसार आपको समझा देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए समझिएगा, सिंपल सी बात समझिए, देखिए यहाँ क्या है, 100 गो रुपया है, क्या है, 100 गो रुपया है। तो 100 रुपया भारत का है जीडीपी, ये कहाँ कहाँ से आ रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, सेकेंडरी और क्या हो गया, टर्शियरी। प्राइमरी से कितना आ रहा है, 21 रुपया के आसपास आ रहा है, सेकेंडरी से कितना आ रहा है, 24 के आसपास, और इससे कितना आ रहा है, 53 के आसपास। ये डाटा घटते बढ़ते रहता है, आपको करंट वाला याद करके जाना है। सुनिए, 21 रुपया है ना, अब समझिए आज ये 100 रुपया में प्राइमरी सेक्टर से आदमी 21 रुपया कमा रहा है, लेकिन आदमी अभी भी देखा जाए तो 50% के आसपास लगा हुआ, कितना, 50% के आसपास लगा हुआ है, ठीक ना। और यहाँ मान लेते कि 53 रुपया आ रहा है, लेकिन 10 के आदमी आसपास लगा हुआ है, 50 10 60 हो गया, बचे कितना, 40। तो यहाँ पर 40 आदमी लगा हुआ है। आप समझिए आप ही कि यहाँ जो 21 रुपया आ रहा है 50 आदमी में बंटना है, जबकि यहाँ 53 रुपया आ रहा है और 10 आदमी बंटना है, तो कौन अमीर रहेगा, ई वाला क्या रहेगा, अमीर रहेगा, ठीक ना। तो सबसे गरीब कौन रहेगा, ई रहेगा। और देखिए मैक्सिमम जनसंख्या अशिक्षित होता है, तो उसको चाहे तो यहाँ लगाया जा सकता है, चाहे तो यहाँ लगाया जा सकता है। यहाँ ज्यादा आदमी की आवश्यकता है ना, सरकारी नौकरी में कितना आदमी की आवश्यकता है ये नहीं। पिछले की बात करते हैं, आज एक टीचर क्या है कि लाखों स्टूडेंट को पढ़ा ले रहा है टेक्नोलॉजी की मदद से, तो मतलब कि यहाँ बहुत ज्यादा आदमी की आवश्यकता है ये नहीं है। मैक्सिमम लोग कहाँ, यहाँ लग सकता है, हमने इसी पर फोकस नहीं किया। तो हमारे यहाँ क्या है ना कि कृषि में जितना लोग लगा रहना चाहिए उससे ज्यादा लोग लगा हुआ है, बेरोजगारी बताएंगे तो हम समझा देंगे, ठीक ना। तो मतलब क्या कि हमको इस पर फोकस करने की आवश्यकता है, इस पर तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इस पर फोकस करने की आपको आवश्यकता है। ये मोटा मोटी समझ में आया सर, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ा जाए, ये आपको लिखा गया है बाबू। तो देखिए 2022 के हम डाटा लिए हैं, अभी वर्तमान वाला आपको लेटेस्ट ले लेना है। 2022 में डाटा क्या था कि प्राइमरी सेक्टर से कृषि में कितना था, 21% का योगदान, और द्वितीय सेक्टर या उद्योग में क्या बोलते हैं, 24 हो गया, और आपका तृतीय क्षेत्र के सेवा क्षेत्र से 53 है। तो सबसे कम योगदान वर्तमान में जीडीपी में किसका है, क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे कम क्या है, प्राइमरी सेक्टर या कृषि क्षेत्र का, और सबसे अधिक किसका है, सेवा क्षेत्र का है, ठीक ना। अब बाकी यहाँ कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत योगदान है, तो ऑप्शन में देखिएगा, तो ऑप्शन का अनुसार को बनाना रहेगा। तो क्या है, 21 वाला के नजदीक बना लीजिए, कौन है, 25 है, क्योंकि बनाना है तो बनाना ही पड़ेगा ना जी। चलिए ये हो गया। अब बाकी सब बता दिए, जितना बता दिए सब बता दिए हैं। देखिए यहाँ पर ऐसी कोई अर्थव्यवस्था का विकास होता है, प्राथमिक मतलब जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटता है, और सर्विस क्षेत्र का क्या होता है, बढ़ता है, वही लिखल है। प्राथमिक क्षेत्र वैसा क्षेत्र होता है जो प्राकृतिक संसाधन का सीधे उपयोग करता है अपना चीज करने के लिए, जैसे कृषि हो गया, वानिकी मतलब जंगल वगैरह लगाना है, मछली पकड़ना, खनन, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, है ना। चलिए ये सब पूछ सकता है क्वेश्चन आगे। द्वितीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जिसमें क्या है, वस्तु का निर्माण किया जाता है, मतलब इसको हम उद्योग क्षेत्र बोल सकते हैं बाबू, या विनिर्माण क्षेत्र बोल सकते हैं। तो इसको उद्योग क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। इससे कच्चे माल को तैयार करते हैं और उसको मूल्य बढ़ाते हैं, ठीक है ना बाबू, वही चीज लिखा हुआ है। कपास से कपड़ा बना रहे हैं, कपास का उत्पादन प्राइमरी सेक्टर में, खेती कहाँ, प्राइमरी सेक्टर, लेकिन उससे कपड़ा बना रहे हैं कहाँ, सेकेंडरी। ईंट निकाल मिट्टी बना रहे हैं प्राइमरी सेक्टर, और उसको ईंट बना रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर। दूध दूह रहे हैं, दूध क्या हो गया, प्राइमरी, है ना। अब उसको पेड़ा बना रहे हैं कहाँ, सेकेंडरी हो गया। बेच जो जहाँ मॉल वगैरह में बेचेगा वो हो गया, सर्विस आ गया। चलिए, गन्ना गन्ना का उत्पादन कर रहे हैं प्राइमरी, चीनी बना रहे हैं सेकेंडरी, और चीनी बेच रहे हैं हाँ, बहुत बहादुर। तृतीय क्षेत्र के सर्विस सेक्टर में क्या होता है, इसमें वे सभी सेवाएं शामिल होता है जो वस्तु को बजाय क्या करता है, सेवा देता है, ठीक है ना। तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं। जैसे बाबू क्या है, परिवहन, आप गाड़ी से जाते हैं आते हैं, तो टेम्पो जो चला रहा है वो कौन क्षेत्र में आ गया, सेवा क्षेत्र में, लेकिन लो क्वालिटी वाला वो काम हो गया, क्या हो गया, सेवा क्षेत्र में। और भंडारण वगैरह जो होता है ना, मतलब कोई सामान को कहीं रख दिए नहीं होता, संचार हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, व्यापार हो गया, शिक्षा हो गया, प्रबंधन, लोक प्रशासन, सेवा, लोक सूचना, ये सब जितना है अपना, न्याय, बीमा, ये सब क्या हो गया,
न्यायपालिका है, पुलिस प्रशासन वगैरह है, ये सब क्या हो गया? सर्विस सेक्टर में तो सेवा ही नहीं दे रहा होगा ना। चलिए, तो टॉपिक ही क्या हो गया आपको? जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान, अब प्लस क्या, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, ये आपका क्या हो गया टॉपिक। इसके साथ ही क्या करना, इसको और पढ़ने का प्रयास आपको करना है। समझ में गया ना? चलिए आइए, अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि आयात और निर्यात पर लगने वाला कर क्या है। पहले समझना है क्या है कि आयात और निर्यात, ठीक है ना। पहले समझिए क्या होता है आयात का मतलब क्या है, निर्यात का मतलब क्या होता है। एक होता है आयात, एक होता है निर्यात। आयात निर्यात, इसको बोलते हैं इंपोर्ट बाबू, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। देखिए, एक घर है, अगर हम कोई चीज मंगा रहे हैं अपने यहाँ तो बोलते हैं आयात, अगर कोई यहां से भेज रहे हैं तो हो गया निर्यात। आ जाना तुझे प्यार है पुकार है, आयात मतलब आ जाना, निर्यात मतलब चले जाना, चले जाना। आप समझिए, जब वस्तु और सेवा का आयात निर्यात होता होगा नहीं कि ये नहीं होना जाता होगा। अब देखिए, अगर वस्तु इधर आ रहा है तो पैसा होने जाएगा। अगर हम मान लेते कि समझिए कि सामान क्या कर रहे हैं, आपको हम ले रहे हैं, आपसे ले रहे हैं, सामान ले रहे हैं या आपको हम दे रहे हैं, आपको अगर सामान दे रहे हैं तो पैसा हमारे यहाँ आएगा। तो मतलब कि अगर हम वस्तु आयात करेंगे तो पैसा होने जाएगा। मतलब हम चीन, मतलब दीपावली मनाते हैं तो हम चीन के सामान का इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। तो हमारा पैसा कहाँ चला गया? चीन के यहाँ। तो हम बोलते हैं घर में लक्ष्मी आ रही है, तो लक्ष्मी आ रही है कि जा रही है जी? लक्ष्मी जा रही है। तो आयात निर्यात का मतलब समझा गया। अगर कोई देश में कोई आयात निर्यात ना हो तो उसको बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? क्लोज, क्लोज इकोनॉमी। पहले एगो ट्रेड समझे, व्यापार का मतलब क्या होता है। जब सामान आता है एक देश में, सामान जाता है, आयात निर्यात होता है, तो उसको बोलते हैं कि व्यापार हो रहा है, ठीक ना। अब इसमें समझिए क्या है, पहले समझ लीजिए कि व्यापार में क्या है कि अगर हम 100 रुपया क्या करें भेज रहे हैं, हम मंगा रहे हैं कितना, 25 रुपया के, 76 रुपया हमको फायदा हो रहा है। ये भी देखिए, आजकल जानते हैं एकदम सिंपल इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ रहा है, सिंपल आ रहा है, लेकिन आपको लगता है कि कोई चीज दे दिया कि क्या बोलते हैं, जैसे आयात बोल दिए और क्या बोल दिए, निर्यात। निर्यात, तो देखिए क्या आंसर, अगर आयात बराबर निर्यात, आयात बराबर निर्यात, 100 रुपया का मंगा रहे हैं, 100 रुपया का भेज रहे हैं, दोनों बरोबर, इसको बोलते हैं कोची बैलेंस ट्रेड। क्या बोलते हैं? बैलेंस ट्रेड। बैलेंस ट्रेड मतलब हिंदी में बोलेंगे संतुलित व्यापार। क्या बोलेंगे? संतुलित व्यापार बोल देंगे, संतुलित व्यापार, ठीक ना। अब क्या है कि हम मंगा रहे हैं ज्यादा, जैसे चाइना के केस में मंगा रहे हैं ज्यादा भेज रहे हैं कम। मतलब क्या बोले कि हम मंगा रहे हैं 100 रुपया के, भेज रहे हैं कितना, 25 रुपया के, 75 रुपया तो हमको घाटा हो गया ना जी। तो इसको बोलते हैं कुछ ट्रेड डेफिसिट। क्या बोलते हैं? ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट, हिंदी बोलेंगे व्यापार घाटा। क्या बोले? व्यापार घाटा। यह किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता, व्यापार घाटा किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता। हम चीन के साथ व्यापार करते हैं, हमको बहुत क्या होता है, घाटा लगता है, तो ये बहुत ही खराब स्थिति माना जाता है, ठीक ना। चलिए, और अगला क्या हो गया कि आयात हमारा कम है और निर्यात क्या हो गया, ज्यादा हो गया। जैसे अमेरिका के साथ करते हैं, अमेरिका में क्या है कि हम 100 रुपया का सामान वहां से मंगा रहे हैं, आप भेज रहे हैं 150 के, भेज रहे हैं कितना, 150, तो 50 रुपये तो फायदा में ना। तो इसको बोलते हैं कोची आपको व्यापार फायदा। क्या बोलते हैं? व्यापार सरप्लस ट्रेड। क्या बोलते हैं? या ट्रेड सरप्लस, ट्रेड सरप्लस, ट्रेड सरप्लस, व्यापार फायदा। क्या बोलते हैं? व्यापार फायदा। देखिए, राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, कभी जल्दी में इन्होंने कुछ लिखा जाता है, बस समझा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, है ना। भावना को समझिएगा, कद्र कीजिएगा। व्यापार फायदा मतलब क्या हो गया कि आप क्या करें, इसे पूछेगा कि व्यापार फायदा कब होगा, ऐसे दे देगा ऐसे ही, है ना। व्यापार फायदा कब होगा? जब निर्यात हम ज्यादा करेंगे, आयात कम करेंगे, तो ये हो गया आपको व्यापार फायदा। आयात बराबर निर्यात, व्यापार हो गया संतुलित। आयात ज्यादा घाटा, है ना, निर्यात ज्यादा फायदा हो गया। अब कोई देश क्या है कि न तो आयात कर रहा है न निर्यात कर रहा है, तो इसको बोलते हैं यह इकोनॉमिक क्लोज है। जैसे भारत के बारे में कहा जाता है कि 1991 के पहले तक हम ज्यादा निर्यात आयात नहीं करते। देखिए, प्रैक्टिकल रूप से संभव नहीं हो पाता है क्लोज कोई हो सकता है, कुछ ना कुछ तो होबे करेगा, लेकिन फिर भी मान लीजिए क्या है कि उस समय तक हम बहुत ज्यादा व्यापार करते नहीं थे, तो उसको हम बोल दिए क्या कि हमारा इकोनॉमी क्या है, क्लोज है। तो पूछता है क्लोज या बंद अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? जब क्या हो कि ना आयात हो ना निर्यात हो उस देश से, जैसे रूम आया ना जितना, लेकिन इसको बंद कर दिया ना, होने के होने जाएगा ना होने के नहीं जाएगा, ये क्या हो गया, बंद हो गया, ठीक है ना। एक होता ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, ये ताला लगे थे, अब ताला को क्या कर दिए, तोड़ दिए, क्या कर दिए, तोड़ दिए। अब हेने के समान हेने आएगा, हेने के समान हेने जाएगा।
इसे बोलते हैं ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी। ठीक ना। तो 1991 के पहले हम लोग क्लोज इकोनॉमी में आते थे। आज के अगर देखिए नॉर्थ कोरिया, तो उसको बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी। ठीक है ना। ऐसे प्रैक्टिकल उसमें संभव नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी तो याद करना पड़ेगा ना। और 1991 के बाद हम ओपन हो गए। आप बाबू समझिए, हम लोग जानते हैं मजबूरी में अपना दरवाजा खोले थे। जब हम एलपीजी बताएंगे तो इसके बारे में बताएंगे हमारा मजबूरी क्या था। वहां से क्वेश्चन बढ़िया था। मोटा मोटा समझ में आया बाबू? क्या क्या? बैलेंस ट्रेड, ट्रेड डिफिसिट, ट्रेड सरप्लस, बंद इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। समझ अब आते हैं। अब क्या है यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा था? हम्म, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर क्या है? मतलब देखिए, अगर देश है, इस देश में कोई सामान आ रहा है या कोई सामान जा रहा है, तो यहाँ पर जो कर लगता है उसे बोलते हैं सीमा शुल्क। क्या बोलते हैं? सीमा शुल्क। क्या बोलते हैं? सीमा शुल्क। ठीक ना। मतलब ये हो गया कि आयात और निर्यात पर जो टैक्स लगता है उसे बोलते हैं सीमा शुल्क। अंग्रेजी में बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। अच्छा, आप लोग सिनेमा देखते हैं थोड़ा बहुत? तो सिनेमा में देखना, पहले क्या होता है कि विदेश से सोना आता था स्मगलिंग होकर के। स्मगलिंग मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से मंगवाना, है ना। हाथी के या जो आगे निकल रहा था सूंड है, उसका होता है, चंदन का तस्करी वगैरह होता था, तो इलीगल तरीके से होता था। ठीक ना। तो मान ली कि यहाँ से हम दूसरी जगह भेज रहे हैं और दूसरी जगह से यहाँ पर आ रहे हैं। कस्टम अधिकारी होता है, नहीं देखते थे किस अमिताभ बच्चन क्या कस्टम अधिकारी है। अब मोटरसाइकिल से पीछा कर रहा है, डाकू गोली चला रहा है, लग ही नहीं रहा है, आइए को मारता है, लग जाता है। हीरो था, हीरो मारता था लग जाता है, उधर लगे नहीं करता है। कस्टम ड्यूटी बोलते हैं या सीमा शुल्क कहा जाता है। कोई दिक्कत बाबू नहीं ना? अब आते हैं। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, उत्पाद शुल्क क्या होता है? उत्पाद शुल्क इसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। क्या बोलते हैं? एक्साइज ड्यूटी। ये क्या होता है समझिए, कोई भी चीज का निर्माण हो रहा है, कोई भी चीज का उत्पादन हो रहा है, तो उत्पादन जब होता है वहां पर क्या होता है? टैक्स लगता है। उत्पादन होता है जहां पर टैक्स लगता है उसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। कोई भी चीज बन रहा है ना, तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है ना। चलिए वही चीज लिखल है। अब देखिए इसमें एक है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मतलब क्या होता है कि हम जो कमा रहे हैं उसके ऊपर टैक्स दे रहे हैं। हम जो कमा रहे हैं उसके ऊपर क्या दे रहे हैं? टैक्स दे रहे हैं। जैसे हम मान ली 1 लाख कमा रहे हैं, हमको क्या है कि आपको टैक्स देना पड़ रहा है। नहीं है कि अगर साल में 7 लाख से अधिक कमाते हैं, मतलब सरकार अलग अलग समय में बदलते रहता है, तो हमको कुछ टैक्स देना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं कि हम टैक्स दे रहे हैं। आय मतलब इनकम पर कर। तो इनकम पर कर चाहे तो कोई इंडिविजुअल पर लग सकता है, चाहे कोई कंपनी पर लग सकता है। जैसे हम हैं इंडिविजुअल, तो हमारे ऊपर लग सकता है। द सिलेक्शन जो कंपनी है इसके ऊपर लग सकता है ना। अंबानी पर अकेले लग सकता है, अंबानी कंपनी पर भी लग सकता है, एक व्यक्ति पर भी लग सकता है, या कंपनी पर भी लग सकता है। ठीक ना। कोई दिक्कत है ना। ये हो गया आपका इनकम टैक्स। क्या हो गया? इनकम टैक्स हो गया। कोई दिक्कत? जितना था सब बता दिए। ठीक ना। व्यापार कर मतलब व्यापार पर कर लगता है, वो व्यापार कर हो गया। आप समझिए, समझना इतना सा काम नहीं चलेगा। ये क्या है आपका टॉपिक? क्या है? भारत में टैक्स सिस्टम। क्या हो गया? भारत में टैक्स सिस्टम। टैक्स सिस्टम समझिए, समझिएगा। भारत में क्या बोले? टैक्स सिस्टम। मतलब क्या हो गया? कर ढांचा, कर ढांचा, या कर सिस्टम को आप कर प्रणाली बोल सकते हैं, या टैक्स स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि दो तरह के आपको टैक्स लगता है। एक होता है डायरेक्ट। क्या होता है? एक आपको डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट टैक्स को बोलते हैं हिंदी में प्रत्यक्ष कर। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स को बोलते हैं अप्रत्यक्ष। क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है? देखिए समझिएगा, सिंपल सिंपल भाषा में बताते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे दो भाई, ये दो भाई है, ये दो भाई है ना। ये दोनों आपस में लड़ रहा है, डायरेक्ट बाबू। ठीक ना। तो ये बोलते हैं दोनों डायरेक्ट लड़ रहा है। लेकिन अब जानते हैं क्या हो रहा है? समझिए, हेने से अगर पत्नी है, हेने से अगर पत्नी है, हेने से अगर पत्नी है, ये भाई स्पेशल लड़ाई जो है ना, भाई नहीं कर रहा है, ये कर रहा है। कौन कर रहा है? ये कर रहा है। लेकिन आपको पता चल रहा है? नहीं चल रहा है। अरे होता ना जी, कि उकसाया है, लड़ रहा है। ये दोनों प्रत्यक्ष आपको दिखाई दे रहा है कि लड़ रहा है, लेकिन लड़वा कौन रहा है? ये नहीं लड़वा रहा है जी। तो अब इसको इसको रिप्लेस करके थोड़ा सा क्या करते हैं, एक हम अलग लेते हैं। देखिए पहले सुनिए, हमारे ऊपर क्या है ना, कि हम कमाए महीना में 10 लाख रुपया, हमको 10% टैक्स देना पड़ा। हमारे ऊपर सरकार टैक्स लगाया, हम ही दे दिए। हमारे ऊपर लगाई, हम ही दे दिए। तो हमारे ऊपर लगा, हम ही दिए, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। एक और तरीका हो सकता है, समझिए। आप कोई होटल में खाना खाने गए, होटल में खाना खाने गए, ठीक ना। होटल में खाना खाने गए तो आपके ऊपर लगा सर्विस टैक्स। क्या लगा? सर्विस टैक्स। तो पैसा आप चुकाए हैं, आप चुकाए किसको? होटल वाला को। होटल वाला किसको दिया है? सरकार को दिया। तो बीच में कोई बिचवाना जा रहा है?
मतलब आपसे डायरेक्ट लेकर के बीच में किसी और को लेकर के आ रहा है, उसको इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। डायरेक्ट मतलब जिस आप पर लगेगा आप ही को देना है। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि भाई बीच में कोई बीचमान आ जाता है, तो वो क्या आपका इनडायरेक्ट है। तो सेवा कर हो गया, बिक्री कर, आप कोई सामान खरीदने जाते हैं ना, तो सामान पर भी टैक्स रहता है। वो टैक्स देते आप हैं, है ना, लेकिन वो दुकानदार क्या करता है, वहां पर जाकर के देता है। तो क्या हो गया, आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो डायरेक्ट मतलब क्या है कि इस पर आप ही पर लगेगा। जैसे एग्जांपल के लिए क्या होगा, इनकम टैक्स, कई बार क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा, कौन डायरेक्ट टैक्स है कौन इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इनकम इनकम टैक्स की बात करते हैं, या हमको कोई संपत्ति कर, क्या बोले, संपत्ति कर, हमारा कोई संपत्ति है और उस पर टैक्स लग रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स क्या हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स, कोई कंपनी है, देखिए कंपनी पर लगता है कॉर्पोरेट टैक्स, कोई कंपनी है, कंपनी के ऊपर कर लग रहा है, तो क्या हो गया, जो कंपनी है कंपनी पर लग रहा है ना, उसी को देना ही है, तो हो गया कुछ चीज कॉर्पोरेट। उपहार कर, क्या वो उपहार कर, इस हालांकि आप लगता नहीं उपहार कर, ठीक ना, तो ये सब क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है आपका सेवा, क्या बोले, सेवा कर हो गया, मनोरंजन कर हो गया। बिक्री कर की बात करते हैं, क्या बोलते हैं, बिक्री कर, कोई सामान बिकता है तो वहां जो टैक्स लगता है, तो देता है कौन, जनता, लेकिन दुकानदार लेकर के पहुंचाता है वहां पर। तो ये सब क्या हो गया, अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स। आप समझिएगा, हमारे यहाँ जो अलग अलग प्रकार जो टैक्स था, अलग अलग प्रकार का, वो सबको मिला दिया गया, और मिला कर एक सिंगल टैक्स बना दिया गया, और उसका नाम दिया गया जीएसटी। अच्छा, जो अभी हम सीमा शुल्क बताए हैं, है ना, एक्साइज ड्यूटी बताए हैं, सब कहाँ आ जाएगा, इसी में आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं जीएसटी, क्या बोलते हैं, जीएसटी। रुक जाइए, हाँ, मतलब इसका होता है गुड्स, क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स। हिंदी बोलते हैं वस्तु, क्या बोलते हैं, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। बोले कि हाँ सर यहाँ गुड्स है, देखिए एक होता है गुड, गुड मतलब अच्छा, इसमें से लगाएगा तो वस्तु हो जाता है गुड्स। चाहे तो इस टैक्स जो है वस्तु पर लगेगा, और चाहे तो लगेगा सेवा पर, वस्तु पर किसी, समझिएगा। जैसे क्या है कि आप कोई सामान लेने जाते हैं, कोई भी सामान, फ्रिज टीवी कूलर कुछ भी लेने जाते हैं, तो वहां पर आपको टैक्स लगेगा, तो वस्तु पर लग रहा है, वस्तु पर लग रहा है, समझिएगा। ये क्या होता है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ भी टैक्स लगता है। जैसे कहने का मतलब कि मान लीजिए आपको हम पढ़ा रहे हैं, आपसे हम 100 रुपया फीस ले रहे हैं, तो आपको लगता है कि 100 जगह तो इतना रुपया आ गया, ठीक है ना, लेकिन क्या है कि उसमें से क्या हुआ कि 18% कट गया, है ना, तो 18% कट गया तो हमारे कितना बच गया, 72 रुपया बच गया, है ना। अब 72 में 72 अभी हमारा नहीं है, अभी क्या है कि अभी टेक्निकल फीस कटेगा, सर्वर फीस कटेगा, ठीक ना, स्टाफ में जो कुछ उसमें कटेगा, तो टीचर का बचा कुछ, समझ में रहे ना। इतना सिंपल नहीं होता, लगता है कि भाई इतना कितने बोल रहा था कि सर के तनखा किताब भी कहा है, क्या वो, हाँ बाबू उस पर भी टैक्स देना पड़ता है, उस पर भी देना पड़ता है। यही तो समस्या वाली बात है ना, कि देखिए कहा जाता है कि यहाँ के टैक्स सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है ना, कि बार बार टैक्स दो, ये कोई इनकम टैक्स भी दो, किसी सामान खरीदने जाओ तो वहां भी टैक्स दो, नहीं जी इनकम टैक्स दे दिए, तो वहां तो हमको टैक्स नहीं देना चाहिए, वहां भी दो, रोड पर चला रोड टैक्स दो, सब जगह टैक्स 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 टैक्स, है ना। क्या सर, वही ना कर रहे हैं, आइए, हाँ तो वही ना कर रहे हैं, तो यहाँ पर समझ में आया, पूरा सब कर को मिला करके जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर बना दिया गया है, ठीक ना। ई जो है आपका जीएसटी है, इसके लिए संविधान में 101वां संशोधन करना पड़ा था, है ना। आई जीएसटी है, 1 जुलाई को, 1 जुलाई को लागू हुआ था, तो 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाते हैं, क्या मनाते हैं, जीएसटी डे मनाते हैं, कोई दिक्कत। आई कब से लागू हुआ, 2017 से, 2017 से लागू हुआ। ये अप्रत्यक्ष कर समझ में आ गया। अब ये आपको प्रत्यक्ष कर समझ में, अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समझ में आ गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आ गया ना। अब क्या है, कुछ दो क्वेश्चन और पूछेगा, उसको समझिए। एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्स, होता है, एक होता है रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव क्या, प्रोग्रेसिव। अब देखिए हिंदी हमारा मत पूछिएगा, ठीक ना, बस हम समझा देंगे इसका अर्थ। एक होता है रिग्रेसिव, रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, देखिए, अगर देखिए हमारे देश में क्या, समझाने के लिए बताते हैं कि हमारे देश में क्या, अगर 5 लाख कमाते हैं, देखिए 5 लाख में कोई कर नहीं है, लेकिन बताते हैं कि 5 लाख अगर कमाते हैं सालाना, ठीक है ना, आपको क्या है कि 5% टैक्स देना पड़ा है, कितना, 5%। ये ऐसा करते हैं, पूरा पूरा लेने में तो नहीं अच्छा रहेगा, 5 लाख में कितना, 10% टैक्स देना है। लेकिन अगर क्या है कि आप कमाते हैं कितना, 10 लाख, कितना कमाते हैं, 10 लाख, तो आपको देना पड़ेगा कितना, 20% टैक्स। अगर आप कमाते हैं कितना, 1 करोड़, कितना, 1 करोड़, आपको देना है 30% टैक्स। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे सब कमाई बढ़ते जा रहा है, वैसे सरकार को टैक्स क्या कीजिएगा, ज्यादा देना पड़ेगा। मतलब कि जैसे ही आपका इनकम बढ़ता है, वैसे ही ज्यादा
मात्रा में आपको टैक्स देना पड़ता है। मतलब इनकम बढ़ेगा तो टैक्स आपके ऊपर ज्यादा बढ़ेगा। और टैक्स का मतलब क्या होता है ना, कि आप दे दिए उसके बदले में कुछ मिलेगा नहीं। एक होता है फी, एक होता है टैक्स, समझिए, एक होता है फी, एक होता है टैक्स। फी में कुछ मिलेगा, आप फॉर्म भरे, आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा, तो ये हो गया आपका फी या शुल्क हो गया। फी के बदले कुछ मिलता है, लेकिन टैक्स बदले कंठन गोपाल, कुछ भी नहीं मिलेगा। आप दे दिए बस भूल जाइए, कुछ नहीं मिलने वाला है। इसको बोलते हैं भला कर और भूल जाओ। ये क्या हो गया, आपका टैक्स हो गया। कोई भी सरकार को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ना, कीजिए, बिना बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो यहाँ तो पैसा चाहिए ही चाहिए। तो मतलब समझ में आ रहा है, टैक्स और फी में अंतर क्या होता है ना। एक लगता है शेष, एक लगता है शेष, ठीक ना। सब समझा देते हैं, देखिए, फी बदले में कुछ मिलता है, फॉर्म भरे, फॉर्म भरे, है ना, तो उसके लिए फी लगा है, बदले में कुछ मिला है। टैक्स में दे दिए, कुछ आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर शेष में क्या होता है, ये कोई स्पेशल पर्पस के लिए लगाया जाता है। मतलब समझिए, यहाँ पर हमको 10% टैक्स देना पड़ रहा है, लेकिन इसके ऊपर एक और लग गया शिक्षा शेष, एजुकेशन शेष। वो पैसा जो आएगा ना, सिर्फ एजुकेशन के लिए ही खर्च होगा। एक होता है इन्वायरमेंट टैक्स, इन्वायरमेंट सेस, इन्वायरमेंट सेस, वो जो पैसा आएगा सिर्फ इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट पे ही खर्च किया जाएगा, समझ में ना। वो जो सेस लगता है कुछ स्पेशल पर्पस के लिए लगता है, और सिर्फ उसी पर खर्च किया जाता है। हेल्थ सेस लग गया, तो वो पैसा जो उससे आएगा वो हेल्थ पर ही खाली खर्च किया जाएगा, समझ में गया ना। तो ये होता क्या, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स। हमारे यहाँ कहा जाता है कि सरकार ज्यादा कमाने वाला को क्या करती है, दंडित करती है, कि ज्यादा कमाएगा ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो काहे ला कमाएगा, कमेबे नहीं करेगा, है ना जी। ये ना हुआ जी, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स। तो इन जो इनकम टैक्स हमारे यहाँ लगता है, क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे यहाँ इनकम टैक्स लगता है, तो प्रोग्रेसिव है कि रिग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव। मतलब हमारे यहाँ जो इनकम टैक्स लगता है वो प्रोग्रेसिव है कि रिग्रेसिव है, ये भी क्वेश्चन आ गया। अब आते हैं रिग्रेसिव। रिग्रेसिव में क्या होता है कि आपका इनकम के अनुपात में आपका टैक्स कम होता है। इनकम के अनुपात में आपका टैक्स क्या होता है, कम होता है। हम सिंपल समझाते हैं कि कलम है, ये कलम है, ये कलम की कीमत है 10 रुपया। कितना, 10 रुपया है, नहीं जान लो कितना है, 10 रुपया इसका कीमत है। आप समझना क्या है, ये गरीब आदमी लिया है जिसका 100 रुपया इनकम है, 100 रुपया इनकम है, ठीक है ना, उसको 10 रुपया मिला। अब हमको क्या है कि 1 लाख इनकम है नहीं, ठीक ना, है ना। आइए यहाँ पर, 1 लाख इनकम है, हमारा मेरा कितना में, 10 रुपया में। अंबानी जी के लड़का का भी मेरा कितना में, 10 रुपया में। कितना होगा, कितना है, 1 अरब। कितना, 1 अरब, समझाने के लिए ज्यादा है ना। एक 10 रुपया में मेरा है। अब सुनिए, ये अपना इनकम का बाबू बहुत ज्यादा खर्च करना, इसको 10% खर्च करना पड़ रहा है, और इसको इनकम का बहुत कम खर्च करना पड़ रहा है, और इसको तो बहुत 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 कम खर्च करना पड़ रहा है। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है, वैसे जैसे क्या है, कुछ अनुपात में उस चीज पर खर्च कम करना पड़ता है, ठीक है ना। ये हो गया रिग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स। अब बताइएगा, गरीब को नहीं लग रहा कि इसमें ज्यादा टैक्स लग रहा है जी। अरे कोई सामान जो खरीदता है दुकान वगैरह से, तो अमीर और गरीब दोनों का सेम रुपया में मिल रहा है, तो अमीर को ज्यादा मिलना चाहिए था ना, तो गरीब को ज्यादा मिल रहा है। तो मतलब क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो हम सामान वगैरह खरीदते हैं वो तो इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, रिग्रेसिव नेचर में होता है, जो गरीब के लिए बड़ा बोझ होता है। सबसे ज्यादा खमेजा क्या होता है, गरीब को ही चुकाना पड़ता है, अपना इनकम का मैक्सिमम परसेंट क्या करना, खर्च करना पड़ता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स इरिग्रेसिव नेचर में होता है। होटलों में खाना खाओ जाओगे ना, तो वहाँ सर्विस टैक्स 10% है, तो चाहे अंबानी के लेके हो चाहे आप हो, सब उतना ही लगेगा। तो मतलब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, रिग्रेसिव। इनकम टैक्स क्या होता है, प्रोग्रेसिव नेचर में। आज और क्या बोले, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, रिग्रेसिव नेचर में होता है। तो ये सब समझ में आपको आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़िए, देखिए, इकोनॉमिक्स खत्म होते सब समझ में आ जाएगा। अभी हो सकता है कुछ पॉइंट नया आता होगा तो समझ में ना आए, लेकिन होते होते क्या हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। आइए बाबू, तो ये सब बता दिए ना। जितना बताएं दोस्त ना, वही सब क्या है यहाँ पर लिखल है, जितना है सब लिखल है। यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या था, टैक्स सिस्टम, है ना। हालांकि जो नहीं लिखल है वो बता दिए हैं, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगता है, और पढ़ाने में बता रहे तो लगता है वो बता दो वो बता दो, क्या लगल है। आइए, अब आप वो देखिए, यहाँ पर है, वह दर, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है क्या कहलाता है, ठीक ना। पहले तो एक टॉपिक क्या हो गया आपका, बैंकिंग। क्या हो गया, बैंकिंग और बैंकिंग टर्म। क्या हो गया, बैंकिंग और बैंकिंग टर्म। इस टॉपिक को हमको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, बैंक क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक ना। आइए यहाँ पर बाबू, देखिए क्या हो गया बैंक। देखिए बैंक के जगह पर पहले क्या सिस्टम होता था, देखिए, पहले व्यापार वगैरह सब चीज होता था, ठीक ना।
आविष्कारी क्या है कि पहले समझे क्या, मुद्रा का आविष्कार। मुद्रा पहले क्या था, बाटर सिस्टम। क्या वो बाटर सिस्टम, इसको बोलते हैं वस्तु, क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु को बदले वस्तु। गांव में देखना, जाइएगा, चावल लेकर के तो उन्हें मलाई देता है, केस लेके जाइएगा तो सोन पापड़ी देता है, नहीं देता है। तो वस्तु के बदले वस्तु, सेवा के बदले सेवा, इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम इसको कहा जाता है। ठीक ना। अब ये क्या है कि सिस्टम में समस्या क्या है ना, कि मान ली कि हमको क्या है कि टमाटर लेना है, हमारे पास गेहूं है, तो हमको ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसको गेहूं चाहिए, हमको आओ हम बदले में टमाटर दे, तो समस्या होता है। ठीक ना। तो उससे जब बोला गया कि जो वस्तु है या सेवा है, उसका कॉमन मेजरिंग कुछ होना चाहिए, कॉमन मेजर करने वाला होना चाहिए। तब क्या हुआ, आविष्कार हुआ मुद्रा। क्या हुआ, मुद्रा का, कि चाहे वस्तु हो चाहे सेवा हो, उसको मुद्रा के मूल्य में तुलना कर लीजिए। आपका आलू है, इतना आलू है तो 5 रुपया, इतना देर पढ़ाए, 1 घंटा पढ़ाए तो महीना के 500 रुपये, ऐसा होता है ना, तो उसको मेजर कर ले रहे हैं। ये क्या हो गया, आपका मुद्रा खोज हो गया। ठीक है। अब मुद्रा के माध्यम से क्या हुआ, व्यापार करना क्या हो गया, आसान हो गया। लेकिन अब समस्या क्या रहा है कि मुद्रा बड़ी भारी, नहीं जी, रुपया है तो बड़ी धातु का है, तो बड़ी समस्या आ रहा है। फिर क्या हुआ, धातु के मुद्रा की जगह पर क्या है, कागज क्या आ गया, कागज आ गया। क्या आ गया, कागज का आगे मुद्रा आ गया। सरकार बोला कि भाई कागज है, जैसे अभी देखते हैं ना, ये कागज है, 500 रुपया लिखा रहता है, और लिखा रहता है कि मैं धारक को वचन देता हूँ 500 रुपया अदा करने का, मतलब वचन दे रहा है कि हम देंगे, कागज हो गया। फिर और इसका रेगुलेशन हुआ, फिर कहा गया आपको प्लास्टिक मनी। क्या आ गया, प्लास्टिक। एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब क्या है, आपको प्लास्टिक मनी आ गया। आज तो क्रिप्टो करेंसी तक हम पहुंच गए हैं। कहाँ, क्रिप्टो करेंसी टॉपिक आएगा जहां पर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। फिलहाल जानिए कि मुद्रा से पहले धातु आया, धातु के बाद कागज, कागज के बाद क्या आया, प्लास्टिक मनी आया, प्लास्टिक मनी के बाद क्या आ गया, क्रिप्टो करेंसी भी आ गया है। बिटकॉइन वगैरह की बात करते हैं, है ना। अब इस सब के बारे में बताएंगे, लेकिन इसको यहाँ हमारा टॉपिक नहीं, हमारा टॉपिक क्या है, बैंकिंग। तो हम बैंकिंग पर फोकस करेंगे। अब समझिए, पहले व्यापार करना होता था। मान लीजिए हमको दिल्ली में व्यापार करने जाना है, तो जान अगर हम पैसा लेकर लाद के लेके जा रहे हैं, तो रास्ता में लुटा सकता है, तो समस्या भी है। तो उसके बाद क्या है, कि हुंडी सिस्टम क्या आया, हुंडी सिस्टम आया। हुंडी सिस्टम कि क्वेश्चन पूछा गया कि हुंडी का मतलब क्या होता है। तो हुंडी का मतलब क्या होता है, देखिए कि समझिए कि हमको दिल्ली में व्यापार करने जाना है, तो हम जहानाबाद में हैं या पटना में हैं, तो हम जहानाबाद में हैं। तो हम क्या किए, जहाँ यहाँ पर सराफ है व्यापारी, एक सराफ है व्यापारी होता है, इसका काम क्या था, शुद्ध को पैसा देना वगैरह। तो ये क्या करेंगे, इसके हम क्या करेंगे, जाएंगे 1 लाख रुपया दे देंगे, है ना। और साथ ही क्या करेंगे कि इससे हम कागज का टुकड़ा लेंगे। ये क्या हमको दे दिया, ये कागज का टुकड़ा दे दिया, दे दिया। और हम चल गए दिल्ली, यहाँ पर दिल्ली है, भाई हमको कागज टुकड़ा कुछ कोड बता दिया। और इसको हम समझिए क्या करेंगे, कि कागज टुकड़ा लिए, भाई चल गए यहाँ पर, और इसका वो एजेंट वगैरह वहाँ होगा, जान पहचान कर, और दे देंगे, और बदले हमको पैसा दे देगा, 1 लाख दिए दे देगा, लेकिन बदले में कुछ टैक्स वगैरह काट लेगा। तो ये क्या था, हुंडी सिस्टम था। तो हुंडी सिस्टम के माध्यम से व्यापार आसान हो गया। ठीक है ना। अब चूंकि व्यापार वगैरह हो रहा है, तो वहां पर एक दूसरे के पैसा का लेन देन की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है ना। अब मान लें कि हम कोई सामान खरीदे, हमारे पास पैसा नहीं था, किसी से पैसा लेंगे, क्या करेंगे, लेंगे। ठीक है ना। फ्री में तो कोई देगा नहीं। इकोनॉमी देखिए, जान लीजिए, दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। अगर कोई फ्री दे रहा है तो का प्लान कुछ बड़ा है। सिंपल तक इसे समझा देते हैं, देखिए हम ये फ्री में आपको लेक्चर दिए, ठीक है ना, क्यों फ्री में लेक्चर दिए, क्या आप आइएगा, अच्छा लगेगा तो क्या कीजिएगा, आइएगा और कोर्स लीजिएगा, तो हमको उससे क्या होगा, बेनिफिट होगा, बदले में आपको भी बेनिफिट होगा। समझेगा ना। तो फ्री में, अच्छा फ्री में हमको पैसा आप दीजिएगा, आप पढ़िएगा तो ना पैसा दीजिएगा। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो फ्री में पढ़ाएंगे, पैसा दीजिएगा तब ना जी, तो बाप ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सेवा के लिए भी पैसा जरूरी है। तो हम जहां ना बोलेंगे हम मास्टर हैं, तो नहीं आलू दीजिए ना 2 किलो, तो सभी हमारे हाँ मास्टर है, मास्टर तक कौन करे, फ्री में दे दे, अरे बोला कि नहीं बोलेगा। तो मतलब कि जरूरी है। समझ में आ गया क्या बोले। अब हम चाहते हैं क्या, देखिए, ई व्यापारी है, ई व्यापारी है, ई क्या है, व्यापारी, समझिए ई व्यापारी है, इसको पैसा की आवश्यकता है। ये सब क्या है, जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है क्या है, सब पब्लिक है, क्या वो पब्लिक है। पब्लिक के पास क्या है, पैसा है। आप जानते हैं ना, कहा जाता है कि पैसा चलित रहता है तभी कुछ कमाता है, पैसा पेटी में रखले रहेगा तो उसका दाम घटता ही रहता है। कैसे, अगर 100 रुपया क्या है, क्या आप अपना रख दिए कहाँ पर, पेटी में रख ले हैं, अभी 100 रुपया के किलो जलेबी मिल जाता है, समझने के लिए बोल रहे हैं, ठीक ना। आप 5 साल के बाद वो पैसा निकालिए, 100 रुपया में जलेबी मिल जाएगा, उस 100 रुपया में पाव भरोसे में जलेबी मिलेगा, तो मतलब उसका तो वैल्यू कम गया। ठीक ना। तो इसको मार्केट में लगाएगा तभी पैसा इनकम जनरेट करता है। तो ये देखिए, ये पैसा इसके पास है, तो सोचता है कि पैसा में रख के क्या करेंगे। समझ में ना। अगर कोई ऐसा आदमी था कि हमको बदले में से कुछ देता तो ठीक रहता। अब समझिए कि इसके लिए बाबू क्या है, दोनों को इसका भी समस्या, इसका भी समस्या है।
इसके पास पैसा ज्यादा है, इसके पास पैसा कम है। तो एक वो आ गया बीच में कौची, बैंक। ये क्या आ गया आपका, बैंक आ गया। बैंक, बैंक करता क्या, इसको बोलता है कि आप हमारे यहाँ पैसा जमा करो। बोले तो पैसा जमा कर, वो कौची देवो बदले में? बोला कि देख, 100 रुपया तो जमा करेगा ना, तो तुमको हम क्या करेंगे कि 5 रुपया देंगे अगला महीना में। मतलब कि 100 रुपया जमा कीजिए, 105 रुपया मिलेगा। बोलते कहाँ, ऐसा ना बात, एक नंबर, कोई दिखते वाली बात नहीं है। तो समझ में आ गया। ये करा बोलेगा कि आपको पैसा चाहिए, बोले कि हाँ चाहिए। बोले कि देखिए, इन्ने आपको हम पैसा देंगे, अभी 100 रुपया देंगे, लेकिन बदले में 110 आपको देना है अगला महीना में या अगला साल में, जो भी है ना। मतलब कि देखिए, इस 100 रुपया लिया हेने से पैसा इन्हें लिया, लेके हेने दे दिया। 100 रुपया लिया, लेके हेने क्या किया, दे दिया। समझ में गया। लेकिन बीच में कुछ पैसा कमा लिया, 5 रुपया, 5 रुपया अपना स्टाफ का सैलरी दे दिया। अरे 5 रुपया का मतलब बहुत, माने 5 रुपया अपना, हाँ, सैलरी दिया, सब अपना मेंटेन कर लिया। लेकिन अब समझिए क्या हुआ, बैंक जितना ज्यादा पैसा उन्हें लगाएगा उतना ही उसको क्या है, बेनिफिट है। बैंक तो चाहेगा ना कि जितना पैसा आया सब लगा दे बाबू, है। अब समझिए कि सारा पैसा लिया जनता से, यहाँ से लेके यहाँ लगा दिया। अब हुआ क्या, एकरा बेटी के ब्याह था, पहुंच गया पैसा के, बेटी के ब्याह है। यह है का लड़का का तबीयत खराब हो गया, का पैसे नहीं है, समस्या हो गया, है ना। अब एक फोन करके हो पैसा लेके आओ, लेके आओ, यहाँ बेटी के को तबीयत खराब हो है, समस्या वाली बात है। तो मतलब कि नहीं लग रहा है कि बैंक को कुछ ऑपरेशन के लिए पैसा रखना पड़ेगा, बैंक को अपने पास कुछ पैसा रखना पड़ेगा ना। ये समझ में गया। अब कुछ और समझिए। अब मान लेते हैं क्या है कि ठीक है, सो- इसमें 100 रुपया लिया ना है, 5 रुपया रख ले है, बाकी सब दे दिया। लेकिन फिर भी समस्या वाली बात क्या है कि हेने माले की विजय माले ऐसा आदमी 5 को पैदा हो गया, नीरव मोदी ऐसा, ठीक ना। उन सब तो पैसा लेकर भाग गया बाबू, है ना। अब बोला समस्या वाली बात, समस्या वाली बात है कि नहीं है। तो मतलब क्या है कि जनता को पैसा डूबे ना, प्लस क्या है कि इसका बैंकिंग ऑपरेशन सही से चलता रहे, तो इसको रेगुलेट करने के लिए एक और इसका बाप आएगा, बाप का भी बाप आएगा, बैंक का भी बैंक आएगा। और उस बैंक का नाम है आरबीआई। क्या नाम है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक बाप के बाप तो बैंक का बैंक, तो पूछा बैंकों का बैंक कौन हो गया, आरबीआई हो गया। तो ये करता कुछ ही है, ये इसको रेगुलेट करता है। जितना हमारे यहाँ बैंक होता है सब कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई, ठीक ना। आरबीआई में सबको अपना खाता खुलाना होता है, बताता है कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे कैसे वगैरह ट्रांजैक्शन वगैरह हो रहा है। आरबीआई में आम जनता कोई जनता, मतलब आरबीआई में आदमी किसी का या कोई कंपनी खाता नहीं खुलता है। मतलब आदमी अगर यहाँ आम जनता जाइएगा खाता खुलाने के लिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी, तो यहाँ खाता आपका नहीं खुलेगा। पूछता है कौन सा ऐसा बैंक है जहां पर किसी का खाता नहीं खुल सकता है, आरबीआई में अब खाता नहीं खुल सकता किसी का नहीं। आरबीआई में बैंक वगैरह क्या होता है, खाता ही होता है। अभी क्या करेगा, ये बैंक को क्या करेगा, कंपलसरी कुछ प्रावधान कर देगा ताकि जनता का पैसा डूबे ना, अब बैंकिंग ऑपरेशन सही से चलता रहे। तो ये बोलेगा कि अगर आपके यहाँ 100 रुपया जमा हुआ, तो पहले क्या करना है, इसको दो भाग में क्या करना है, बांटना है। एक का नाम दे दिया CRR, क्या, CRR। एक का नाम दे दिया SLR दे दिया। CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, इसको हिंदी में बोलते हैं नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात। इसके तहत क्या बोला गया है कि बैंक को, चाहे कोई बैंक हो, बोला गया है कि आपके यहाँ जितना जमा हुआ उसका कुछ अनुपात तो आरबीआई तय करेगा, है ना। कुछ अनुपात आके आपको आरबीआई के पास जमा कर देना है, बदले में कुछ नहीं मिलेगा। बोले ये क्या है, अगर डूब उब जाएगा बैंक जी, तो कम से कम कुछ तो पैसा जनता का बच जाएगा, और सरकार कुछ मिला के दे देगा। तो मतलब क्या हुआ कि CRR क्या होता है, मान ली कि यहाँ पर 100 रुपया जमा हुआ, तो बोल दिया ये आरबीआई तय करता है कितना CRR होगा। ये बोला क्या कि सारे बैंक को 4% यहाँ पर क्या करना है, जमा कर देना है, ठीक ना। तो CRR क्या हो गया, क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहले फुल फॉर्म, कैश रिजर्व रेशियो। CRR होता क्या है कि बैंकों को अपने जमा का, जनता का जो जमा हुआ उसका कुछ अनुपात आरबीआई के पास कैश के फॉर्म, ओनली कैश, क्या वो सिर्फ कैश के फॉर्म में जमा करना है, ओनली कैश। पूछेगा कौन फॉर्म में, सिर्फ कैश के फॉर्म में जमा करना होता है। इसी को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक ना। मतलब अपना रिजर्व का कुछ रेशियो कैश के फॉर्म में जमा कर देना, कैश रिजर्व रेशियो हो गया, ठीक है। क्या आरबीआई बदले में बैंक को कुछ देती है, कुछ नहीं, एक पर कुछ ब्याज त्याज नहीं मिलता है। तो देखा जाए कि CRR पर कुछ पैसा कमाएगा बैंक, नहीं। अरे बैंक जब पैसा है लगाएगा तब ना जी, समझेगा ना। अब अगला समझिएगा, अगला है SLR। इसका फुल फॉर्म होता है
टू टोरी लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो हिंदी में बोलते हैं सांविधिक तरलता अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात। अब देखिए इसका उच्चारण हो सकता है आप लोग कुछ और करते होंगे, हम पढ़ते हैं क्या, स्टेटूटोरी या स्टेटूटोरी, जो बोल रहा बोलिए, है ना, तो पढ़े में टेंशन लगता है वो, ठीक है ना, हम लोग हिंदी माध्यम का बच्चा है, बाकी समझा देते हैं। स्टेटूटोरी लिक्विडिटी रेशियो, ये क्या होता है, ये बोला गया है कि, तो एक हो गया, अगला क्या है, आपको अपने पास ही रखना है, ये वाला, ये यहाँ नहीं, अपने पास रखना है। तो कौची कौची के फॉर्म रख सकते हैं, कुछ आपको कैश के फॉर्म रखना है, कुछ आपको गोल्ड के फॉर्म रखना है, सोना, ठीक है ना, और कुछ रखना है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, देखिए कोई कंपनी बाबू होता है ना, तो कंपनी को जब पैसा की आवश्यकता पड़ता है, तो अलग अलग क्या होता है, अपना लेटर जारी करता है कि आज हम जारी कर रहे हैं, आज 100 रुपया कीमत है, इसको ले लीजिएगा, तो कल आपको 500 देंगे, तो लोग जमा करता है। लेकिन कंपनी तो डूब सकता है, लेकिन सरकार तो डूबता नहीं है, समान तौर पर सरकार सबसे स्टेबल होता है, तो इसलिए बोलता है कि आपको कुछ पैसा क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्या करना है, डाल देना है। अब बाकी जो बच जाएगा फिर कहीं डालिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कर्जा दीजिए या प्राइवेट कंपनी में डालिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ सीआरआर में खाली कैश का फॉर्म है, भाई क्या है, अब कैश गोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूति, कैश गोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कैश गोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इस फॉर्म में किसके पास रखना है, अपने पास ही रखना है। तो ये मान लेते हैं कि 4% था बाबू, आई कितना कर दिया, 22%, समझने के लिए कितना, 22%। दोनों जोड़िएगा तो क्या हो गया कि 22 और 4 26, ये 26% पर कुछ नहीं कमा रहा है, ये 26% पर क्या बोले वो, बैंक कुछ नहीं कमाएगा। अब बैंक कितना नहीं दे सकता, मैक्सिमम 100 में, 100 रुपया जमा था बैंक में, तो कितना, आपको 74 रुपया, कितना, 74 रुपया ही कर सकता है। हो गया ना, ये समझ में आया ना सर। अब इतना से काम नहीं चलेगा, अभी और क्वेश्चन आएगा, अभी क्वेश्चन और आएगा, तो क्वेश्चन क्या आएगा, रुक जाइए थोड़ा सा सुनाते हैं। आइए देखिए, अब क्या बोले, क्वेश्चन पूछेगा कि अगर सीआरआर है और एसएलआर है, दोनों में वही होगा, इसको बढ़ाया जाए, इसको बढ़ाया जाए तो क्या होगा, समझिएगा। एक और चीज, महंगाई क्या होता है, मार्केट में जब सबके पास पैसा ज्यादा है, तो मार्केट में महंगाई आ जाएगा, नहीं ना, अगर मार्केट में पैसा कम है तो महंगाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझिएगा। जैसे क्या है कि अभी क्या है कि आप लोग के अकाउंट में पैसा नहीं है, अकाउंट पैसा नहीं है, तो सलाद वाला लेकर नहीं कोई खाता है ना। लेकिन अब क्या हुआ कि सबके खाता में सरकार क्या कि भाई 55 हजार रुपया डाल दिया, हर महीने डाल रहा है, तो अब सौंसे लेकिन सलाद खाए का मन करेगा, सब टमाटर खरीदने जाएगा, तो टमाटर का दाम महंगा जाएगा। तो सिंपल समझिए कि मार्केट में अगर ज्यादा पैसा चला जाएगा, तो मार्केट में महंगाई ज्यादा, अगर मार्केट में कम पैसा है, तो महंगाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब समझना क्या है कि सीआर और एसएलआर को बढ़ा दिए, मतलब समझिए क्या है, ये बैंक था, ये बैंक था, आई आरबीआई कौन है, आरबीआई है, ठीक है ना। आई क्या हो गया, आपका बैंक हो गया। आई क्या, इधर इधर क्या है आपका, लेने वाला लोग पैसा है, कर्जा लेने वाला है। अब समझिए क्या, अगर सीआरआर एसएलआर को बढ़ा दिया, तो यहाँ पर समझिए क्या है कि, मतलब समझिए, यहाँ पर क्या 100 रुपये पेट्रोल जमा था, अब पहले क्या बोले कि सीआरआर, क्या वो सीआरआर कितना था, 4%, एसएलआर कितना था, 22%, समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। टोटल कितना हो गया, 26 हो गया। तो इन्हें दे कितना रहा था, 74 रुपया, 74 दे रहा था। अब अगला समझिए, सी आर और एस एल आर को बढ़ा दिया गया, मतलब इसको बढ़ा करके 4 कितना कर दिया, 6 कर दिया, अब 22 को बढ़ा कर कितना कर दिया, 30 कर दिया, समझाने के लिए, कितना हो गया, 36 हो गया। मतलब कि देखिए, 100 रुपया तो आरबीआई को जमा करना है, भाई 36 रुपया अपने 30 रुपया अपने पास रखना है, तो टोटल तो 36 रुपया कमाएगा इसका नहीं, तो इन्हें देने के लिए कितना बच गया, देने के लिए बच गया 64 रुपया, कितना बच गया, 64 रुपया बच गया। पहले के अपेक्षा मार्केट में पैसा कम गया कि ज्यादा गया, जब पहले के अपेक्षा मार्केट में कम पैसा गया, तो लोग के पास कम पैसा है, तो महंगाई बढ़ेगा कि घटेगा, महंगाई क्या होगा, घटेगा। मतलब समझिए क्या, पैसा पहले के अपेक्षा मार्केट में कम है, कम गया है, तो मतलब कि मार्केट में महंगाई जो है, क्योंकि पैसा कम ना है, तो घट जाएगा। अब अगला समझिए इसी को, क्या बोले, सी आर एस एल को घटा दिया जाए, तो 4 की जगह 2 कर दिया गया, और 22 की जगह पे 20 कर दिया गया, ठीक ना। मतलब इतना ही पैसा क्या करना है इसको, आरबीआई के पास 2 रुपया रखना है, और इसके पास 20 रुपया रखना है, तो 20 से कितना हो गया, 22 हो गया, 22 वही क्या करना है, रखना है, तो देने के लिए कितना हो गया आपको, 78 रुपया, कितना हो गया, 78। अब कितना हो गया, मार्केट में 78 रुपया जा रहा है, पहले 74 रुपया जा रहा था, अब 78 रुपया, पहले के अपेक्षा मार्केट में ज्यादा पैसा पहुंच गया, तो ज्यादा लोग के पास पैसा है, तो महंगाई क्या होगा, बढ़ेगा, महंगाई क्या होगा, बढ़ेगा।
मतलब समझिए क्या, अगर CRR को बढ़ाते हैं, SLR को बढ़ाते हैं, मार्केट में मनी सप्लाई क्या होता है, कमता होता है। देखिए, ई बढ़ाएंगे तो उन्हें घटेंगे, ई बढ़ाएगा तो उन्हें घटेगा, ठीक ना। CRR और SLR को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो बैंक को अब देने के लिए मार्केट में कम पैसा है, कम पैसा है तो कम मनी सप्लाई हुआ, तो कम लोग के पास पैसा गया, तो महंगाई क्या होगा, घटेगा। महंगाई क्या होगा, घटेगा। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए RBI चाहे तो CRR और SLR को बढ़ा सकती है, बढ़ा सकती है ना। अब क्या है कि मार्केट में क्या है कि एकदम रिसेशन है, कोरोना काल है, कोई कुछ बिक्री तिक्री हो ही नहीं रहा है, लोग के पास पैसे नहीं है, जो भी है मतलब काम धंधा कुछ है ही नहीं। अब चाहती है सरकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो, बढ़े। मार्केट में मंदी है, मंदी में तो कुछ हो ही नहीं रहा, बोलता है कि मंदा मंदी चल सब कुछ है ना, हब मार्केट में एकदम दमे ना हब, मंदा मंदी है। तब क्या बोलेगा, ये क्या करेगा, इसको वो घटाएगा। मतलब क्या कि पहले के बच्चा बोले कि हमारे यहाँ कम पैसा जमा करो और यहाँ भी कम रखो, तो इसके पास देने के लिए ज्यादा हो गया, तो देने के लिए ज्यादा हो गया तो मार्केट में ज्यादा पैसा गया, और ज्यादा लोगों के पास पैसा एकदम हरी आ जाएगा सगरो, जौन देखे जौन बगली में जब पैसा रहोगे ना, देखना क्या होता है, जब मतलब सैलरी जब मिलता है ना, तो शुरुआत में देखना 10 दिन पूरा मार्केटिंग होता है, और लास्ट होते तो क्या होता है, घट जाता है, ठीक ना। तो पैसा सबके पास गया, तो मार्केटिंग पूरा होगा, तो मार्केट में चहल पहल बढ़ेगा, तो मार्केट में महंगाई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, इसको क्वेश्चन पूछेगा, CR और SLR को बढ़ाते हैं तो मार्केट में मनी सप्लाई घटता है, तो महंगाई घटता है। जब CR और SLR को क्या करते हैं, घटाते हैं तो मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा होगा। जब मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा होगा, तब महंगाई क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो अब आपसे इतना ही नहीं, अब क्वेश्चन पूछेगा कि अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को कंट्रोल करना है, तो वहां RBI बढ़ाएगा या घटाएगा ये सबके, मार्केट में महंगाई को कंट्रोल करना, महंगाई कंट्रोल करना मतलब महंगाई, पैसा ज्यादा वाले मार्केट में पैसा खींचो, सीधे पैसा खींचो। तो खींचे का मतलब क्या है, कहने से खींचो, मतलब CRS करो, बढ़ा दो, समझ में ना। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए CRR SLR क्या करता है, बढ़ा दिया जाता है। मार्केट में महंगाई, रिसेशन है, मंदी है, मार्केट में क्या है, मंदी हो गया, रिसेशन है, तो मार्केट में पैसा भेजने की आवश्यकता है, तो भेजने की आवश्यकता है तो सब कम करेगा, ये सब घटाएगा, तो उन्हें पैसा क्या होगा, ज्यादा पहुंचेगा। ये सब पूछेगा, ये सब क्या क्या पूछेगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था बाबू, क्वेश्चन सब। अच्छा, अभी अभी खत्म नहीं हुआ, अभी रुकिए, अभी और है, अभी रुकिए रुकिए, अभी खत्म नहीं। आज सब में वही होता है, ये पूरा हम समझा देते हैं, सुनिएगा। अगला क्या, अगला बोले रेपो रेट, क्या वो रेपो रेट है, एक होता है रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एक होता है बैंक रेट, क्या होता है, बैंक रेट, बैंक रेट, समझिएगा। इसको कुछ देर के लिए भूल जाइए, फोकस कीजिए कैमरा मैंने कहा, रेपो रेट और बैंक रेट पर। समझिए क्या होता है, ये आपका बैंक है, ये आपका क्या है, RBI है, RBI है। अब समझिए क्या है कि जनता यहाँ पैसा जमा किया है ना, कोई लेने के लिए आया है, लेकिन बैंक को देने के लिए उतना पैसा नहीं है, इसको चाहिए 5,000 करोड़, आज जनता दल है 2 करोड़, अच्छा ये कितना, 5,000 करोड़, ये तो और कहीं से लेगा ना जी देने के लिए। तो ये क्या करेगा, आएगा RBI के पास, क्या करेगा, RBI के पास, और क्या बोलेगा कि कुछ मालिक दीजिए, देना है होने, बोलता है कि देना है, थोड़ा विश्वास कैसे करे, थोड़ा पर विश्वास कैसे करे, तो बोलता है ना कि क्या करे, गिरवी रख लो हमारे सामानमा। अरे गांव में कोई कर्जा लेने जाता है ना, तो क्या करता है, अपना थरिया लोटा जो भी है गिरवी रख देता है। बैंक में जब पैसे लेने जाओगे, तो बोलता है कौची रखोगे बदले में, केकरो तो कितना पैसा ना देगा जी, लेकर भाग जाएगा ना। तो वहां पर आपका औकात कितना लेने का है, तो ये बोलते हैं गिरवी रखना, उसको बोलते हैं कोलेटरल, क्या बोलते हैं, कोलेटरल। कोलेटरल मतलब क्या है, जो अपना संपत्ति वहां रखी है कुछ प्रूफ के तौर पर कि हम बाद में इतना आपको क्या करेंगे, लौटाएंगे, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होता है कि आप गिरवी के रूप में अपना गांव के जमीन के कागजात रख देते हैं, है ना। या तो किसी के यहाँ सामान लेने जा रहे हैं, मतलब नहीं होता कि आपका बेटी के ब्याह है, तो आप क्या करते हैं, बदले में खेत उसको दे दिए, या अपना कोई सामान है, गाय भैंस जो भी है ना, सरिया लोटा दे देते हैं, तो ये हो गया कोलेटरल, या गिरवी कुछ रखना पड़ता है। तो यही समझिए क्या है कि बैंक जब इसके पास आएगा, तब बैंक के पास ही क्या करेगा, अपना एक कोई सामान रखेगा, कोलेटरल कुछ रखेगा, तब बदले में क्या होगा, यहाँ पर पैसा इसको मिलेगा, समझे ना। अब क्या है कि बाबू जो पैसा RBI बैंक को पैसा दिया, बैंक को पैसा दिया, तो अगर ये लंबा समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए दिया गया है, तो इसे बोलते हैं बैंक रेट। अगर RBI बैंक को लोन देती है, बैंक को लोन देती है, और ये लंबा समय के लिए दिया जा रहा है, लंबा समय के लिए दिया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं बैंक रेट। लेकिन अगला क्या बोले कि अगर ये शॉर्ट समय के लिए दिया, क्या शॉर्ट समय के लिए दिया गया, तो इसको बोलते हैं कोची, रेपो रेट, क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं।
समझ रहा है? अगर लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया तो बैंक रेट, और शॉर्ट टर्म के लिए तो रेपो रेट बोल दिया। क्या बोल दिया? रेपो रेट बोल दिया। ठीक है ना? आप समझिएगा, इसी रेट का ज्यादा इस्तेमाल होता है कुछ चीज बदलाव के लिए। पॉलिसी कुछ भी बनता है तो इसी रेट का इस्तेमाल होता है, तो इसको बोलते हैं पॉलिसी रेट। क्या बोलते हैं? पॉलिसी रेट। रेपो रेट का और नाम क्या हो गया? पॉलिसी रेट। क्या हो गया? नीतिगत दर। नीतिगत दर या पॉलिसी रेट हो गया। समझ में गया? अच्छा, इसका और नाम है, इसका नाम है रीपर्चेज रेट। रीपर्चेज रेट क्यों? देखिए क्या कहा गया, आरबीआई इसको बैंक को लोन दिया ना, बदले में बैंक यहाँ पर कुछ जमा किया है कि भाई लीजिए, ये वाली लीजिए, ये 4,000 वाली लीजिए, ये क्या कीजिए, ये रख दिया है, ये एजा रख दिया है। क्या किया? एजा रख दिया है ना? तो इसी चजरवा को हम ऐसे बना देते हैं उंगला से। ये आरबीआई के पास क्या है? जमा रखल है। ठीक ना? आप समझिए क्या है? अब क्या हो गया कि इसको वादा किया है कि वादा करके तुम कर नहीं जाना, है ना? तो ये क्या करेगा, कुछ समय के बाद पैसा हो जाएगा, तो ये क्या करेगा कि बाबू पैसा इसको देगा, आई वाला अपना क्या करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ से अपना ये ले जाके अपना लेके चला जाएगा। ठीक ना? ये अपना लेके चला गया। तो नहीं लग रहा कि वादा पहले से बोल है कि हम परचेज करेंगे, तो क्या रेपो रेट को बोल दिया पहला, कोची पॉलिसी रेट बोल दिया। फिर इसको क्या बोल दिया आपको, नहीं नहीं रिवर्स नहीं, अभी रिवर्स बताएं कहाँ। पॉलिसी रेट हो गया, और क्या बोले, रेपो रेट हो गया, और इसको बोलते हैं रीपर्चेज रेट, क्योंकि कोलेटरल खरीदने का वादा कर लिया है। हो गया ना? एक होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स, रिवर्स में उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है कि देखिए, यहाँ आरबीआई बैंक को लोन दे रहा है, लेकिन रिवर्स में क्या होता है, इसको उल्टा लिख देते हैं। यहाँ रिवर्स में देखिए कैसे होता है कि बैंक आरबीआई को लोन देता है, बैंक आरबीआई को लोन देता है। ये भी शॉर्ट टर्म है। ये रेपो का उल्टा है, रिवर्स है। ये क्या हो गया? शॉर्ट टर्म है। यहाँ अगर आरबीआई बैंक को लोन दे रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, तो इसको रेपो रेट बोल दिए हैं। लेकिन बैंक देगा आरबीआई को शॉर्ट टर्म के लिए लोन, तो इसको क्या बोलते हैं कुछ, रिवर्स रेपो रेट। बोले कि हाँ यही कहा इसको लोन लेगा, है ना? देखिए समझिए, बताते हैं, पहले समझिए क्या है। इसको भूल जाइए, पहले इसको समझिए, पहले समझिए। ये बैंक रेट और रेपो रेट समझ में आ गया, तो बैंक रेट का भी काम नहीं आता है, इसको भूल जाइए। अब ये रेपो रेट पर, तो रेपो रेट क्या होता है, यहाँ पर क्या बोले कि रेपो रेट पर क्या बोले कि ये जिस रेट पर आरबीआई को इंटरेस्ट मिलेगा ना जी, कि फ्री में पैसा देता है, गांव में पैसा लेते हैं तो 100 रुपया का हर महीना 4% देना पड़ता है, तो ऐसी कुछ रेट लेगा। तो समझना क्या है कि जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को लोन देती है, जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को लोन देती है, उसे रेपो रेट कहा जाता है। इसी को बोल सकते हैं कि जिस रेट पर बैंक आरबीआई से लोन लेती है, उसे रेपो रेट कहा जाता है। और रिवर्स रेपो रेट में क्या हो गया कि जिस रेट पर आरबीआई बैंक से लोन लेती है, उसे रिवर्स रेपो रेट, या बोलेंगे कि जिस रेट पर बैंक आरबीआई को लोन देती है, उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है ना? इसका इस्तेमाल बड़ी कम होता है। अब आते हैं रेपो रेट पर फोकस करते हैं, समझिए। मान लेते क्या है कि अभी 4% पे लोन दे रहा है, कितना? 4% पर लोन दे रहा है। कौन? आरबीआई दे रहा है बैंक को। तो समझिए कि 100 रुपया है, इसके पास 100 रुपया लिया है, तो इसको 104 रुपया तो लौटाना है। तो ये क्या किया, 2% क्या करेगा, फायदा कमाएगा। तो जनता को क्या करेगा, 106 रुपया पर लोन देगा। पहला कंडीशन कि अगर रेपो रेट 4% है, तो इसको तो 104 रुपया लौटाना पड़ेगा, तो ये 2 रुपया कमाएगा बीच में। ठीक है ना? तो ना फायदा होगा, तो 106 रुपया में लोन इधर पास करेगा। अगला समझिएगा, अगर रेपो रेट को 4 से जगह का कर दिया गया, 6 कर दिया गया, 4 की जगह 6 कर दिया गया, 4 की जगह जब 6 किया गया, तो अब क्या है कि इसको 106 रुपया तो लौटाना ही है, तो 2 रुपया और क्या करेगा, ज्यादा लेगा जनता से। तो इस 100 की जगह इधर देगा तो कितना लेगा, अब 108 रुपया लेगा, 108 रुपया लेगा। अब समझना क्या है कि पहले क्या है कि मार्केट में क्या है कि मतलब 100 रुपया को 106 रुपया देना पड़ रहा था जनता को, अब 100 रुपया को 108 देना पड़ेगा। और भी समझे ना? तो अब बोलिए जनता इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होगा, किसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होगा? जनता को ये 100 रुपया लेके 108 रुपया लौटाना है, एक बार है कि जनता को 100 रुपया लेकर 106 रुपया लौटाना है, तो कौन इसमें ज्यादा इंटरेस्ट होगा ना? तो समझिए क्या बता रहे हैं कि अगर आरबीआई जो रेपो रेट होता है, अगर उसको बढ़ा दिया, उसको बढ़ा दिया, तो लोन पहले के बचा हो जाता है महंगा, और जब पहले का बचा हो गया महंगा, तो जनता लेने के फेर में नहीं रहता, बोले छोड़ा महंगा हो गया बा। अरे मोबाइल का दाम देखते हैं कम होता है तो सब ले लेता है, अच्छा मोबाइल का दाम महंगा गया तो लेता है, नहीं लेता है। तो मतलब क्या बोले कि जब आरबीआई रेपो रेट को क्या करती है, बढ़ाया, रेपो रेट को बढ़ाया, तो लोन हो गया महंगा, लोन हो गया महंगा, तो लोग लेगा नहीं, मार्केट में मनी सप्लाई कम गया ना, लोग तो ले ही नहीं रहा। तो जब मार्केट में लोग ले नहीं रहा है, तो महंगाई कमेगा, महंगाई क्या हो जाएगा, कमेगा।
तो मतलब कि आरबीआई क्या है कि अगर महंगाई को क्या करना है, घटाना है, महंगाई को क्या करना है, घटाना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, महंगाई को कंट्रोल करना है, अभी क्या करेगा, रेपो रेट को बढ़ा देगा। रेपो रेट को बढ़ाने से क्या होता है कि लोन क्या हो गया, महंगा। चूंकि लोन हो गया महंगा, जब लोन हो गया महंगा तो लोग लेगा नहीं, लेगा नहीं तो क्या होगा, मार्केट में पैसा कम है, मनी सप्लाई कम हुआ, और जब मनी सप्लाई कम हुआ तो क्या होगा, महंगाई अपने आप कंट्रोल हो गया। ठीक है, ये तो हो गया महंगाई कंट्रोल करने का उपाय हो गया बबुआ। अब आते हैं, अब मार्केट में क्या है कि एकदम सुस्त है, पड़ल है एकदम से, कुछ है ही नहीं मार्केट में, दमे नहीं है, कुछ बिक्री बिक्री हो ही नहीं रहा। ठीक है ना, तब है ना क्या करेगा, खुरखुरावेला कुछ करेगा, है ना जी। तब क्या करेगा, ये 4 का जगह क्या करेगा, 2% कर देगा। मतलब रेपो रेट क्या कर दिया, घटा दिया। बैंक को क्या है कि 100 रुपया 102 रुपया देना है, तो अब बैंक क्या करेगा बाबू, कि 100 रुपया जो था इसको 102 रुपया लौटाना है, तो 2 रुपये इसको फटा लेना है, तो ये 102 रुपया में 104 रुपया में करेगा, आपको लोन देगा। 104 रुपया में जब लोन देगा, समझिए क्या बोले, कि 4% पहले टैक्स ले रहा था, अब 2% आरबीआई लेगा। ठीक है ना, तो ये अब 100 रुपया 102 रुपया इसको लौटाना है बाद में, तो ये बोले कि 2 रुपया कमा लेते हैं। ठीक है ना, तो 104 रुपया में दे देगा, आप समझिएगा। पहले 106 रुपया में शुरू में बोले थे, अब उसकी अपेक्षा क्या हो गया, ये सस्ता हो गया, कि जनता को 100 रुपया 104 रुपया देना है, तो जनता तो इसमें इंटरेस्ट दिखाएगा, बोले कि हाँ ये ठीक है ना। तो मतलब ये हो गया कि जनता पैसा लेगा, और जनता सब कर्जा लेगा पूरा, लेगा तो सबके पास पैसा, और जब सबके पास पैसा तो सबको सामान खरीद जाएगा, तो महंगाई मार्केट में बढ़ेगा। तो जब मंदी था वो क्या हो जाएगा, एकदम चहल पहल हो जाएगा, चहल पहल हो जाएगा, मतलब महंगाई क्या होगा, बढ़ेगा। तो रिसेशन बाबू कंट्रोल करना है, रिसेशन मतलब क्या है कि मंदी है उसको, मंदी को सही करना है, तो क्या किया जाएगा, आरबीआई द्वारा ये आपका जो रेपो रेट है उसको कम किया जाएगा। कम करने से लोन हो गया सस्ता, लोन हो गया सस्ता, तो जनता अपना इंटरेस्ट दिखाएगा, जनता लोन लेगा, लेगा तो मार्केट में महंगाई बढ़ेगा। तो मतलब कि देखिए आजकल किसी तरह से क्वेश्चन कहानी से कुछ आ सकता है, ये समझा दिए, कुछ यहाँ से पूछा जा सकता है, देखिए ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ये समझ में आ रहा ना। तो जानते हैं सबका आंसर वही है सर, सबका आंसर वही है, समझिए। पहला क्या बोले, अगर सीआरआर को बढ़ाएंगे, ये को हम चार्ट बनाते हैं, क्या करते हैं, चार्ट बनाते हैं, सुनिएगा। सीआरआर को क्या किए, बढ़ाए हैं, या एसएलआर, क्या सीआरआर हो गया, क्या वो एसएलआर, सब बताओ देखिए, इसको बढ़ाए हैं। जब बढ़ा दिए तो बैंक के पास देने के लिए पैसा कम, मतलब क्या बोले, बैंक के पास क्या है, बैंक के पास पैसा क्या हो गया, पैसा कम है। मार्केट में क्या हो गया, मनी सप्लाई, मार्केट में मनी सप्लाई, हाँ यहाँ पे लिखते हैं मनी सप्लाई, मनी सप्लाई क्या हुआ, कम हुआ। कम कैसे दिखाते हैं, जब मार्केट में पैसा कम है, पैसा कम मतलब लोग के पास पैसा नहीं है, अपने आप क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, क्या वो महंगाई, इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कम जाएगा। अरे कमेगा ना, आप देखिएगा एक और उल्टा होने होता है, इसको बढ़ाएंगे ना तो होने क्या हो जाएगा, उल्टा, इन्फ्लेशन क्या हो गया, घट गया। है ना, अब इसका उल्टा कर दीजिए, अगर क्या है कि सी आर और एस एल आर को क्या करते हैं, घटाते हैं, क्या किए, घटाए, तो घटाएं तो पहले के अपेक्षा बैंक के पास क्या है, पैसा ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, तब मनी सप्लाई क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब इन्फ्लेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो रिसेशन बाबू का कम कंट्रोल करना, रिसेशन को मतलब रिसेशन से रोकना है, तब क्या किया जाएगा, इसको घटा दिया जाएगा, ठीक है ना, तो होने क्या हो जाएगा, बढ़े। इसका उल्टा उल्टा होने कीजिएगा। अब आते हैं, अब क्या हो गया, रेपो रेट क्या हो गया, रेपो रेट, चाहे रेपो रेट बोलिए बाबू, चाहे क्या बोलिए, बैंक रेट, क्या बोलिए, बैंक रेट, सबका बात देखी है। रेपो रेट क्या किया, बढ़ा दिया, बढ़ा दिए तो लोन क्या हो गया, महंगा, लोन क्या हो गया, महंगा, लोन हो गया महंगा, लोन हो गया महंगा, तो लोग लेना नहीं चाहेगा। मनी सप्लाई क्या हो गया मार्केट में बाबू, कम हो गया, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, कि इन्फ्लेशन क्या हो गया, कम, मतलब मार्केट में मनी है या नहीं है, तो इन्फ्लेशन क्या हो गया, कम हो गया। फिर समझिए क्या बोले, कि रेपो रेट या बैंक रेट का किया, बढ़ा दिया, रेपो रेट या बैंक रेट का किया, बढ़ा दिया, तो लोन हो गया महंगा, चूंकि लोन हो गया महंगा, ठीक ना, तो लोग लेना नहीं चाहेगा, तो मनी सप्लाई क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, घट गया है। आज चूंकि घट गया, लोग के पास पैसा नहीं है, तो मार्केट में जो महंगाई बढ़ल चल रहा था वो क्या हो गया, घट गया, किसी के पास पैसा नहीं है। अगला चलिए, अगर इसी को क्या बोले, कि अगर रेपो रेट क्या बोले, सॉरी रुकिए, हाँ, अगर ये बोले कि रेपो रेट और बैंक रेट क्या किए, घटा दिए, हम नहीं मतलब बैंक का किया, घटा दिए, तो बैंक जब घटा दिया, तो वो घटा दिया तो मतलब क्या है कि लोन हो गया सस्ता, लोन हो गया सस्ता, तो सस्ता तो सबके लेने का फिर रहता है, तो सबको जनता क्या करेगा, लेगा,
लेगा तो मार्केट में पैसा बढ़ गया, बढ़ गया तो मतलब मार्केट में इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो रिसेशन जब मार्केट में आता है तो ये काम किया जाता है, ठीक ना। अब आइए क्वेश्चन पर बाबू, अब समझ में आपको आना चाहिए। क्या रिपोर्ट से बोलिए। कहने भाग गया हो। पहले इसको क्वेश्चन डील कर आइएगा, पहले इसको डील कर दीजिए, आइए। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है, मतलब क्या, बैंक देता है भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण, समझिएगा क्या बोले, कि आपका बैंक है, आइए आरबीआई है, आरबीआई को ये लोन दे रहा है, इसे बताया ना है कि बैंक आरबीआई को लोन दे रहा है, तो हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट। रेपो में क्या था कि आरबीआई बैंक को लोन दे रहा था, आरबीआई बैंक को, तो रेपो हो गया। और रिवर्स में उल्टा काम चल रहा है, बैंक दे रहा है आरबीआई को लोन दे रहा है। डिफिनेशन सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया बाबू, पूछ दिया ना। बैंक दर सब बताइए दिए हैं, सीआर सब बता दिए, पूरा बता दिए ना। ये पढ़ने को सकता नहीं ना है, चलिए। एकदम पड़ेगा, एकदम पड़ेगा। अब सुनिए एक चीज बताते हैं, देखिए। आपको लग रहा होगा कि हाँ सर, अब हमको कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। आरबीआई सुनिएगा, अ, ये बैंक हो गया, ई देता है तो उसको बोलते हैं रेपो रेट बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं जी। आई देता है तो क्या बोलते हैं, रिवर्स बोलते हैं, रिवर्स। बोले क्या है सर, ये बैंक आरबीआई से क्यों लोन लेता होगा। अच्छा, आरबीआई बैंक से क्यों लोन लेगा, देखिए। आरबीआई बैंक खुद ही इसको देता है, सही बात। इसको जरूरत पड़ सकता है, कोई ज्यादा बैंक आगे लेने के लिए तो दे सकता है, या तो जानते क्या होता है, देखिए। इसको मार्केट पता है कि मार्केट में अगर पैसा लगाएंगे तो पक्का है कि डूबेगा। मार्केट में अगर पैसा लगाएंगे, ऐसा सिचुएशन कभी इकोनॉमी में आता है कि मार्केट में क्या है, पैसा लगाने का मतलब डूबना है, रिक्स है। तो मार्केट में पैसा ना लगा के क्या करता है, आपको आरबीआई के जमा कर देता है। और आरबीआई तो रिक्स नहीं है, आरबीआई ज्यादा इंटरेस्ट देगा नहीं। देखिए, जो जितना ज्यादा स्टेबल होता है उतना ही कम बाबू क्या करेगा, आपको इंटरेस्ट देता है। जैसे एग्जाम्पल है, कोई नया कंपनी खुलेगा ना, तो बोले कि 1 लाख रुपए लगाइए ना, तो कल तुमको 1.5 लाख दे देंगे। लेकिन सरकार नहीं बोलेगा कि तुम 1 लाख रुपया लगाओ, हम तुमको कल दे देंगे 1.5 लाख रुपया, नहीं देगा वो, ठीक ना। तो सरकार तो भाई विश्वास पात्र, उसमें तो रिक्स है, आपको लगाना हो तो लगाइए। जहां रिक्स है वहीं इश्क है ना जी। चलिए यहाँ पर समझिए क्या बोले। मार्केट में जब ऐसा सिचुएशन आता है कि बैंक को लगता है कि मार्केट में पैसा लगाने का मतलब है कि डूब जाना, इसलिए क्या है कि बैंक जो है मार्केट में अपना पैसा न लगा करके कहा देता है आरबीआई को। तो आरबीआई नॉर्मल रेट देगा, ज्यादा कुछ देगा नहीं। नहीं, जो रेपो रेट होता है ना, उससे हमेशा ही कम होता है, रिवर्स रेपो रेट बोलता है कि हमारा कुछ, हमारा पैसा की जरूरी है, तुमको वो यहाँ लग रहा है जो भी है ना। तो ये क्या करता है, मतलब समझेगा। तो रिवर्स रेपो रेट कब होता है, चाहे तो आरबीआई बोलेगा कि हमको कुछ पैसा की आवश्यकता दे दीजिए, आ चाहे तो बैंक भी क्या करता है, बोलता है कि हमको रख लीजिए, हमारा पैसा हमें डूब जाएगा, ठीक है ना। देखिए, आरबीआई जो पैसा के हेने होने कर रहा है, जो भी पैसा बढ़ेगा पैसा घटेगा मार्केट में क्या होगा, तो आरबीआई भी महंगाई को कंट्रोल करने का प्रयास करती है। देखिए, आरबीआई क्या है, एक मॉनेटरी पॉलिसी लेकर के आती है। हम मॉनेटरी पॉलिसी के तहत क्वेश्चन पूछेगा, ये सीपीआई को टारगेट करती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये क्या होता है कि बता देंगे, फिलहाल समझिए। इसके तहत किसको टारगेट कर दिया गया है कि महंगाई मार्केट में 6 प्लस, नहीं सॉरी, मार्केट में महंगाई 4 ± 2 होना चाहिए। 4 + 6 और 4 - 2 कितना हो गया, 2। मार्केट में बोला कि 2 से 6% के बीच महंगाई होना चाहिए, इससे ज्यादा ना इससे कम। मार्केट में महंगाई रहना भी जरूरी है, ठीक है ना, मार्केट में महंगाई रहना भी जरूरी है, लेकिन अनकंट्रोल महंगाई रहना खराब है। लइकन के बदमाशी करना जरूरी है, जो लेकिन बदमाशी ना करता है ना, ओकर माँ बोलते हमर लड़का बड़ी एकदम सुधर, कोई बदमाशी ना करता है, वो बड़ी बात में पछताता है कैसे हमारा लड़का निकल गया। बदा एकदम ऐसे पढ़ल जहाँ ऐसे कैले है। तो लइकन का मतलब बदमाश जरूरी है, लेकिन अब बदमाश का रोज का पारे कान फोड़ के आ रहा है, तो दिक्कत वाली बात है। ऐसी मार्केट में महंगाई जरूरी है, लेकिन महंगाई बहुत ही अनकंट्रोल है तो खराब है। तो पूछा पूछा क्वेश्चन कि मार्केट में महंगाई आरबीआई को कितना रेंज में रखने का टारगेट दिया गया है, 2 से 6, इसी को बोलते हैं 4 ± 2। ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ठीक है। आरबीआई जिसके अनुसार मार्केट में महंगाई को घटाता बढ़ाता है, उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई करेगा बाबू तो उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति बोला जाता है, इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। आरबीआई पूछेगा मॉनेटरी पॉलिसी कौन लेकर के आती है, आरबीआई।
मनी सप्लाई को घटाना बढ़ाना काम है, ठीक ना। अब ये भी क्वेश्चन आएगा कि आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी क्या उद्देश्य है, इसका काम यही है कि मार्केट में महंगाई को कंट्रोल करके रखना, नियंत्रित रखना। गरीबी अमीरी या संसाधन का समान डिस्ट्रीब्यूशन करना इसका काम नहीं, क्वेश्चन पूछेगा। इसका उद्देश्य नहीं है कि जनता की भलाई होना चाहिए, इसका उद्देश्य नहीं है गरीबी कम करना चाहिए, इसका उद्देश्य नहीं है कि इनकम का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन करे, इसका काम नहीं है। इसका काम सरकार का है कि गरीब से अमीर पर टैक्स लगाएगा और गरीब को देगा। ये सब किसका काम है, सरकार का काम है, समझ गए ना। इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन इसका काम अब वो नहीं है। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है कि अमीर के पास पैसा ज्यादा हो गया तो उसको लीजिए और गरीब को दीजिए, इसको बोलते हैं इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना। सामाजिक भलाई करना इसका काम नहीं है बाबू, इसका काम है मार्केट को महंगाई कंट्रोल करना बाबू। सामाजिक भलाई, इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना इस सरकार किसका काम है, सरकार का काम है। और सरकार जो पॉलिसी बनाती है उसको बोलते हैं राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति कहा जाता है। और इसको बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी, क्या बोलते हैं, फिजिकल पॉलिसी कहा जाता है। तो फिजिकल पॉलिसी कौन लेकर आती है, सरकार। सरकार के फिजिकल पॉलिसी का उद्देश्य क्या होता है, एक तो महंगाई को भी कंट्रोल करना, महंगाई को भी कंट्रोल करना, ठीक है ना। बोला इसका भी उद्देश्य है महंगाई कंट्रोल करना, इसका भी उद्देश्य है। इसका उद्देश्य और क्या है, सामाजिक भलाई करना, इसका सामाजिक भलाई करना उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है कि इनकम का रिडिस्ट्रीब्यूशन करना, इसका इसका काम बाबू सब नहीं है। तो ये सब भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। आगे और क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके अनुसार हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन के आंसर बता देते हैं, हो गया ना, देख लेते हैं, हो गया ना। एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया ना। हाँ, आगे आइएगा तो देखिए, अच्छा ये पंचवर्षीय योजना ना पूरा का पूरा, ये पंचवर्षीय योजना का जो आपको नोट्स इसमें दिया गया है ना, ये आपको मार्केट में बेसिकली क्या हम इस तरह से प्रयास किए हैं कि जितना भी हो सकता है ना, जितना क्वेश्चन पूछा गया सब डाल दिए हैं, मतलब भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। कौन समझे ना, तो इस तरह से हम प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग भी जितना भी ऑनलाइन वाले भाई बंधु देख रहे हैं या जितना भी यूट्यूब वगैरह पर देखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा तो यूट्यूब पर वीडियो पसंद आता नहीं लोग के, लोग आता है कोची बस भारत की राजधानी दिल्ली वाला, है ना। तो दिल्ली वाला छोड़ के चल जाएगा, कुछ फायदा नहीं होगा। फायदा देखिए, एक बार चीजों को समझने में समय लगता है, तो कोई टॉपिक पढ़िए तो पूरा कंप्लीट करके पढ़िए, ठीक ना। सिलेक्शन उसी का होता है जो टॉपिक को कंप्लीट करके पढ़ता है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है बैंक से, तो खाली आंसर मत याद कीजिए, वो पूरा बैंक पढ़ लीजिए, जो भी क्वेश्चन वहां से निकल सकता है पूरा आप पढ़ लीजिए। अभी और इसमें बताना रह गया है, ठीक है, लेकिन आगे क्वेश्चन पूछा गया है फिजिकल पॉलिसी वगैरह से, इसलिए हम यहाँ छोड़ दिए हैं और वहां पर क्या करेंगे आपको बताएंगे, ठीक है ना। और बाकी क्या है कि जुड़ना चाहते हैं इसमें, टोटल मतलब देखिए बता रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट आप पढ़ाई किए होंगे, ठीक है ना, इस सीरीज को देखिएगा तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। यहाँ तक कि बता रहे कि हमारे जितना बच्चा जुड़े हुए हैं, 17 वीडियो पिछले बार दिए थे ना बिहार दरोगा फ्री के लिए, खाली 17 वीडियो, उससे जब उतना फायदा किया तो इसमें कम से कम 80 वीडियो देंगे, कितना, 80 के आसपास देने वाले हैं, ठीक ना। तो समझिए कितना फायदा करेगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग जुड़िए, ठीक ना। लेकिन जानते हैं क्या कि अच्छा चीज का कदर होता ही नहीं है ना। फिलहाल चलिए, तो आपकी इच्छा श्रद्धा भाव भक्ति के ऊपर डिपेंड करता है ना। चलिए यहाँ पर, ठीक है दोस्त, आप लोग बताइएगा ऑनलाइन वाले भाई बंधु, कोई समस्या है तो बताइए। हाँ, बच्चा जुड़े हुए हैं, 17 के इतना ध्यान रखते हैं। हमारा मकसद है ना इस सीरीज को इतना जानदार शानदार बना दिया जाना। हाँ, कि बस हाँ कि बच्चा बेसिकली हम चाहते हैं ना कि आप खुद योग बन जाइए, कि आपको भटकने ना पड़े। कैसे पढ़ते हैं आपको मोटा मोटा आइडिया लग रहा है ना, कि कैसे कुछ चीज को पढ़ते हैं ना। तो देखिए दोस्त, हमारा यही उद्देश्य है कि आप सीखिए कि पढ़ाई करना कैसे है, ठीक ना। ना हमारा लेसन देखने से, ना किसी और टीचर का लेसन देखने से फायदा होगा। फायदा होगा कि सीखना है कैसे, पढ़ना है चीजों को। असली हमारा उद्देश्य इस सीरीज का यही है कि सीखिए कि पढ़ते कैसे हैं। इतना से ना सीखेगा तब कैसे सीखेगा, इतना मैंने क्लास से नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा बाबू। लगभग उतना हो जाएगा, हो सकता है ज्यादा ही हो जाए, ठीक है ना। देख लेते हैं।